सीक्रेट अमीरजादा न्यू एपिसोड 11 से लेकर 20 तक। मौर्य ड्रिंक करते हुए अयान और शाइना के आने वाले बुरे दिनों को इमेजिन कर रहा था, तभी एक बाउंसर जैसी पर्सनालिटी वाला एक आदमी आकर उसके सामने बैठ गया। मौर्य ने एकदम से वो डरावना चेहरा देखा तो वो बियर पीते पीते ही खांसने लगा। ये चेहरा किसी और का नहीं, रॉकी भाई का था, जिससे मिलने के लिए मौर्य यहाँ पर आया हुआ था। मौर्य को खांसते हुए एक देख के रॉकी भाई हंसने लगा। उसने हंसते हुए मौर्य से कहा, नील साहब इधर कैसे आना हुआ, कोई काम था क्या? रॉकी भाई की ये बात सुनकर मौर्य ने चालाकी से हंसते हुए कहा, भाई आप भी ना, ये क्या कह रहे हैं? अगर कोई काम नहीं होगा तो क्या मैं आपसे मिलने नहीं आ सकता? जब मौर्य चापलूसी भरी बातें करके रॉकी भी को खुश करने की कोशिश कर रहा था, पीछे से एक तंग कपड़े पहनी लड़की रॉकी भाई के पास आई और उसने पकड़ी हुई सिगार को लाइटर से जलाने लगी। रॉकी भाई ने सिगार का एक कश लिया और नाम में सर हिलाते हुए मौर्य से कहा, नील साहब इतनी मक्खनबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। तुमको अच्छे से पता है कि अगर डील मुझको अच्छा लगा तो मैं काम करने से मना नहीं करूंगा। अब बताओ तुम ऐसे कौन से झमेले में फंसे हो कि तुमको इधर मेरे पास आना पड़ा? मौर्य ने भी ज्यादा वक्त गवाए बिना पॉइंट पर आते हुए कहा, भाई अब आप तो सब कुछ जानते ही है, तो मैं सीधे पॉइंट पर आता हूँ। वो बात ऐसी है कि मेरी कजन, मुझे याद है कि आप उसमें थोड़े इंटरेस्टेड थे। अब तक जो रॉकी भाई आलसी अंदाज में बैठा हो जा था, अचानक से उसकी आंखें चमकने लगी। तुम्हारी कजन कौन? शाइना, रॉकी भाई ने एक बार कंफर्म करने के लिए पूछा। जवाब में मौर्य ने हाँ में अपना सर हिला दिया। क्या 3 साल पहले उसकी शादी नहीं हो गई थी? उसने तुमको परेशान किया है क्या? भाई अब आप तो जानते ही है कि हमने अभी अभी स्प्रिंग कॉर्पोरेशन के साथ काम करना शुरू किया है। अब किसी ना किसी को तो प्रोजेक्ट हेड बनना ही होगा ना। इसी बात से मेरा और शाइना का यागड़ा चल रहा है, इसलिए हम सब की रात की नींद उड़ गई है। मौर्य की बात सुनकर रॉकी भाई काउच पर आराम से फैल गए और उससे सीधा सवाल करते हुए बोले, तो क्या तुम शाइना को मरवाना चाहते हो? जैसे ही मौर्य ने रॉकी भाई का ये सवाल सुना तो वो पैनिक करने लगा और ना में सर हिलाते हुए बोला, भाई आप जरूर मजाक कर रहे हैं। मैं भला किसी को क्यों मारने लगा? और शाइना तो मेरी कजन है। क्या तुम स्प्रिंग कॉर्पोरेशन के बारे में बात कर रहे हो? मेरे सुनने में आया है कि दिल्ली के अमीरजादा फैमिली ने भी इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया है। अब जब तुम लोग के पास इतना पैसा आ रहा है तो तुम्हारा काम करने के लिए मैं 10 लाख लूंगा। रॉकी भाई की आंखों से लालच टपक रही थी। क्या अमीरजादा? तभी मैं सोचूं कि इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट वो भी शिमला में कौन कर सकता है। लेकिन ये तो सबसे अमीर और पावरफुल फैमिली है। नहीं, अब तो किसी भी कीमत पर मुझे शाइना को इस प्रोजेक्ट से बाहर निकालना ही होगा। मौर्य ने मन ही मन में सोचते हुए अपना इरादा पक्का कर लिया और हामी भरते हुए रॉकी भाई से बोला, ठीक है भाई, 10 लाख में डन। मौर्य का जवाब सुनते ही रॉकी भाई जोर जोर से हंसने लगा। उसने मौर्य से कहा, अरे नील साहब, मैं क्या कंगाल लग रहा हूँ क्या? मैं तो बस ऐसे ही मजाक कर रहा था। अब बताओ तुम क्या चाहते हो? शाइना से कैसे निपटना है? ये सुनते ही मौर्य ने कुछ सोचा और रॉकी भाई से टेढ़ी मुस्कान के साथ बोला, रॉकी भाई अब जो तरीका आपको सबसे ज्यादा पसंद है उसी तरीके से निपटते हैं। मौर्य करे बात सुनकर रॉकी भाई थोड़ा डाउटफुल लगने लगा। उसने मौर्य से सवाल करते हुए कहा, क्या मेरा पसंदीदा तरीका? तुम चाहते हो कि मैं शाइना के साथ? मौर्य ने जवाब में बिना किसी झिझक के हामी भर दी। अपने जवाब को एक्सप्लेन करते हुए मौर्य ने कहा, हाँ भाई, अब आपको भी तो शाइना में दिलचस्पी थी, तो क्यों ना इस मौके का फायदा हम दोनों उठा लें। मैं बस चाहता हूं कि हम वीडियो शूट कर ले। उस वीडियो के चलते शाइना का मुंह भी बंद रहेगा और आपकी कई सालों की तमन्ना भी पूरी हो जाएगी। एक एक शब्द के साथ मौर्य की शैतान नियत अलग दिखाई दे रही थी। ये सुनकर रॉकी भाई को भी बड़ी एक्साइटमेंट फील हो रही थी, मगर उसने एक बार फिर से मौर्य से सवाल करते हुए कहा, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं होगी? वैसे तो रॉकी भाई को किसी से डरने का कोई रीजन नहीं था, मगर फिर भी वो किसी मुसीबत में नहीं फंसना चाहता था। भले ही नील फैमिली बहुत पावरफुल नहीं थी, लेकिन उनका बड़े बड़े गवर्नमेंट ऑफिसर्स के साथ उठना बैठना था। नील फैमिली की बेटी के साथ ऐसी उल्टी सीधी हरकत करने से कहीं रॉकी मुसीबत में आ जाता तो। लेकिन मौर्य ने रॉकी भाई को यकीन दिलाते हुए कहा, रॉकी भाई आप टेंशन मत लो, मैं कह रहा हूँ ना, कोई गड़बड़ नहीं होगी। मैंने फ्रांस से एक स्पेशल ड्रिंक मंगवाई है जिसे पीने के बाद कोई और तो दूर की बात है, खुद शाइना भी आपको मना नहीं करेगी। लेकिन क्या शाइना का हस्बैंड बीच में नहीं आएगा? है, अब जब खुद लड़की के भाई ने हामी भर दी थी तो रॉकी भाई को डरने की क्या वजह हो सकती थी? उसने मौर्य से कहा, मुझे तो ये डील बहुत मजेदार लग रही। क्या अयान बीच में आ सकता था? मौर्य की नजरों में अयान नील खानदान का पालतू कुत्ता था, जिसे जब चाहे चुप कराया जा सकता था और जब चाहे भौंकने को उकसाया जा सकता था। और वैसे भी मौर्य को अयान से भी तो बदला लेना था।
मौर्य ने कुछ सोचा और रॉकी भाई से कहा, रॉकी भाई, अब आपके लिए किसी लड़के की हड्डियां तोड़ना कब से मुश्किल काम हो गया। अगर अयान ने बीच में आने की कोशिश की तो उसकी थोड़ी सी खातिरदारी कर देना। मौर्य की ये बात सुनते ही रॉकी ठहाके लगा के हंसने लगा। मौर्य प्राइवेट रूम से बाहर आया और शाइना को कॉल करने लगा। कुछ देर बजने के बाद शाइना ने कॉल आंसर कर दिया। हेलो, कौन? शाइना ने पूछा। मौर्य ने सीधे पॉइंट पर आते हुए कहा, मैं मौर्य। अगर अयान की जान बचाना चाहती हो तो प्लाजा बार पहुंच जाओ अभी। अपनी बात कहने के बाद मौर्य ने कॉल काट दिया। शाइना कंफ्यूज हो गई थी। मौर्य अयान की जान के बारे में कुछ कह रहा था। कहीं जहान किसी मुसीबत में तो नहीं है? शिट, मुझे जल्द से जल्द वहां जाना होगा, शाइना ने अपने आप से ही कहा और तैयार होने लगी। अब जब स्प्रिंग कॉर्पोरेशन के प्रोजेक्ट से उसे निकाल दिया गया था तो शाइना ने सोचा कि क्यों ना घर पर रहकर आराम ही किया जाए। लेकिन अब एक नया बखेड़ा खड़ा हो गया था। जब शाइना घर से बाहर निकल ही रही थी तो उसे एक मैसेज आया। शाइना ने मैसेज को पढ़ा, अगर तुम आधे घंटे में यहाँ नहीं आई तो अयान की हालत का जिम्मेदार कोई नहीं होगा। मैसेज को पढ़ते ही शाइना की आंखें गुस्से से लाल हो गई। मौर्य, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। कुछ इंजीनियरिंग टर्न्स के लिए तुम इतने नीचे गिर सकते हो, मैंने कभी सोचा भी नहीं था, शाइना ने अपने आप से ही कहा और जल्दबाजी में घर से बाहर निकल गई। शाइना ने टैक्सी ली और जितने जल्दी हो सके प्लाजा बार पहुंच गई। बाहर ही शाइना को मौर्य का ड्राइवर मिल गया। उसने बताई हुई रूम में शाइना तुरंत चली गई। शाइना ने जब हाफते हुए उस प्राइवेट रूम का दरवाजा खोला तो उसने देखा कि मौर्य आराम से बैठा रेड वाइन पी रहा था। शाइना ने गुस्से से उसे अप्रोच किया और मौर्य से सवाल करते हुए बोली, मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? मौर्य ने इस तरह रिएक्ट किया मानो उसने शाइना की कही कोई बात सुनी ही नहीं थी। बैठो, मौर्य ने कहा। वैसे तो शाइना उसकी एक भी बात नहीं सुनना चाहती थी, मगर क्योंकि वो बहुत थक गई थी तो शाइना बैठ गई। मौर्य ने टेबल पर रखी एक बोतल से कोई गुलाबी रंग की ड्रिंक ग्लास में सर्व की और शाइना की तरफ बढ़ा दी। शाइना इस सब के मूड में बिल्कुल भी नहीं थी। उसने मौर्य से कहा, मौर्य, अगर तुम्हें कुछ कहना है तो जल्दी से कहो। मौर्य ने फाइनली कुछ कहने की तकलीफ उठाई और मुस्कुराते हुए शाइना से कहा, शाइना, मैं तुम्हारा भाई हूँ, क्या तुम मुझसे थोड़े प्यार से बात नहीं कर सकती? शाइना ने इस बात पर कुछ भी रिएक्ट नहीं किया और शक भरी निगाहों से मौर्य की तरफ देखने लगी। मौर्य कब से इतना पोलाइट हो गया था? शाइना ने अपने बिगड़ेल भाई को इतना नरमी से पेश आते हुए कई सालों में पहली बार देखा था और इसी वजह से वो डाउटफुल थी। मौर्य ने आगे कहा, देखो, मुझे तुमसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अयान को मैं ऐसे ही माफ नहीं कर सकता। आफ्टर ऑल उसने मुझे सबके सामने थप्पड़ मारी थी। शाइना ने मौर्य से सीधा सवाल करते हुए कहा, तो तुम मुझसे क्या चाहते हो? मौर्य ने एक बार फिर से ड्रिंक का ग्लास शाइना की तरफ बढ़ाया और कहा, मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम अयान को कंट्रोल करो। मैं उसका ऐसा बर्ताव सहन नहीं कर सकता और हम पुरानी बातों को भूल जाए। आफ्टर ऑल एक फैमिली में ऐसे प्रॉब्लम्स अच्छे नहीं लगते। मैं सही कह रहा हूँ ना? शाइना को ये ज़्यादा मुश्किल बात नहीं लगी और उसने मौर्य के ग्लास से अपना ग्लास टकराकर ड्रिंक का एक घूंट ले लिया और बोली, ठीक है, मैं अयान से कहूँगी कि वो आगे से ऐसा कुछ ना करें, मगर तुम भी उसे इंसल्ट नहीं कर सकते। आज कंपनी के बाहर जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी भी गलती थी। शाइना ने अपनी बात खत्म की ही थी कि किसी अनजाने शख्स ने उसके सामने आकर कहा, ड्रिंक कैसी लगी मेरी जान? शाइना उस आदमी के चेहरे पर लगा घाव देखकर डर गई, मगर अपनी घबराहट छिपाते हुए शाइना ने मौर्य से पूछा, ये कौन है मौर्य? शाइना को कुछ अजीब सा महसूस हुआ, इसलिए वो उम्मीद के साथ शीर्य की तरफ देखने लगी, मगर मौर्य खड़ा हो गया और टेढ़ी मुस्कान के साथ शाइना की तरफ देखने लगा। उसने शाइना से कहा, शाइना, इसे मैंने तुम्हारे लिए ढूंढा है। उस अयान से ये कई गुना अच्छा है और हाँ, तुम्हें बहुत सेटिस्फाई भी कर सकता है। मौर्य की बातें समझाने की कोशिश करते हुए शाइना ने रॉकी की तरफ देखा और वो समझ गई कि अब वो मौर्य के चंगुल में बहुत बुरी तरह से फंस गई थी। मौर्य, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? शाइना ने कहा। वो मौर्य का कॉलर पकड़ने ही जा रही थी कि उसका सर चकराने लगा। वो शाइना काउच पर लेट गई। मौर्य, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? अगर दादाजी को पता चला तो वो तुम्हारी जान ले लेंगे। मुझे यहाँ से ले चलो। मौर्य, शाइना चिल्लाती रही, लेकिन ना ही मौर्य और ना ही रॉकी उसकी कोई बात सुनने वाले थे। असल में जो ड्रिंक शाइना ने पी थी वो एक तरह का ड्रग था जिसके बारे में मौर्य ने जिक्र किया था। एक घूंट के बाद ही शाइना अपना होश खोने लगी थी। मौर्य और रॉकी शाइना की इस हालत पर हंस रहे थे। मौर्य ने दरवाजे के पास जाकर कहा, भाई आप मजे लो, मैं निकलता हूँ। रॉकी ने हामी भर दी तो मौर्य कमरे से बाहर चला गया। मेरी जान, मैं आ रहा हूँ, रॉकी ने एक घिनौनी मुस्कान के साथ कहा। भले ही शाइना को सब क्लियरली दिख नहीं रहा था, लेकिन वो एक हटे कट्टे आदमी को अपनी तरफ आते हुए देख पा रही थी।
दूसरी तरफ अयान अभी अभी अपने ऑफिस से बाहर निकला था। आज शाइना घर पर है तो मैं जल्दी से जाकर उनके लिए खाना बना देता हूँ। कितने दिनों के बाद हम दोनों घर पर मॉम के साथ मिलकर लंच करेंगे, अयान ने मन ही मन में कहा और पार्किंग से अपनी बाइक निकालकर घर जाने लगा। कुछ देर से उसे दिल में थोड़ी बेचैनी सी हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ बुरा होने वाला था, लेकिन अयान ने इस फीलिंग को नज़रअंदाज किया और जल्द से जल्द घर जाने लगा। अयान जब सिग्नल पर रुका तो उसने देखा कि किसी बड़े से बस से मौर्य बाहर निकल रहा था और उसके चेहरे पर अलग ही तरह की खुशी नजर आ रही थी। मौर्य को देखकर अयान कंफ्यूज हो गया। तभी अयान ने देखा कि सिग्नल ग्रीन हो गया था तो उसने अपना वक्त नहीं गवाया और सीधा चला गया। कुछ भी करके वो लंच के लिए लेट नहीं होना चाहता था। क्या होगा शाइना के साथ? एपिसोड 12। बा में शाइना उठने की नाकाम कोशिश कर रही थी, मगर ये कोशिश किसी काम नहीं आई। मेरी जाना आओ, मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। कहाँ जाना है तुम्हें? मैं ले जाता हूँ। रॉकी की ऐसी बातें सुनकर शाइना को नफरत सी हो रही थी। रॉकी उसके पास आया और शाइना को खड़े होने के लिए सहारा देने लगा। छोड़ो, मुझे छोड़ो, डोंट टच मी, मुझे हाथ मत लगाओ, शाइना ने रॉकी से अपने आप को छुड़ाने का स्ट्रगल करते हुए कहा। उसने देखा कि टेबल पर एक शराब की बोतल रखी हुई थी। शाइना ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और बहुत ही जोर लगाकर उस बोतल को पकड़ लिया। जब तक रॉकी समझ पाता कि शाइना क्या कर रही थी, शाइना ने वो बोतल रॉकी के सर पर दे मारी। अगले ही पल रॉकी का सर और चेहरा खून से सना हुआ था। सर पर लगी चोट से उसने शाइना को छोड़ दिया। तुम कुछ ज्यादा ही उछल रही हो। हाँ रुको, अभी तुम्हें बताता हूँ कि रॉकी कौन है, रॉकी ने गुस्से से कहा, लेकिन उसकी आंखें बंद थी। शाइना ने मौके का फायदा उठाया और जाकर कोने वाले काउच के पीछे छिप गई। पता नहीं मौर्य ने मुझे क्या पिला दिया है, मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। एक बार इस बदमाश आदमी के चंगुल से निकल जाओ, फिर उस मौर्य को देखती हूँ। जब शाइना यही सोच रही थी, कमरे के अंदर कुछ टूटने की आवाज सुनकर रॉकी भाई के बाकी साथी आ गए। उन्होंने अपने बॉस के ऐसी हालत को देखकर पूछा, रॉकी भाई ये सब कैसे हुआ? क्या आप ठीक है? रॉकी ने अपने चेहरे से खून पोंछते हुए कहा, हाँ मैं ठीक है, ये तो मामूली सी चोट है, थोड़ी देर में ठीक हो जाऊंगा। वैसे ये चिड़िया कुछ ज्यादा ही फड़फड़ा रही है, अभी इसके पर काटता हूँ। ये कहते हुए जब रॉकी भाई ने इधर उधर देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। शाइना कहीं भी नहीं थी। रॉकी भाई ने पैनिक करते हुए अपने साथियों से कहा, वो कहाँ गई? शाइना कहाँ गई? ढूंढो उस लड़की को, अगर वो भाग गई तो बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। बस रॉकी भाई के मुंह से बात आने की देर थी और उसके सभी साथी बाग के हर कोने में शाइना की तलाश करने लगे। रॉकी के एक साथी ने उसकी घोट साफ करना शुरू किया। रॉकी ने इरिटेट होते हुए कहा, पता नहीं देखते ही देखते वो शाइना कहाँ भाग गई। हम इतने सारे मर्द मिलकर एक लड़की को नहीं संभाल सके। वैसे तो थनाया धीरे धीरे करके अपना होश खो रही थी, लेकिन जब उसने सुना कि सब उसे बाहर ढूंढ रहे थे तो शाइना की जान में जान आ गई। शाइना ने अपना सर पकड़ लिया और मन ही मन में बोली, मेरा फोन और पर्स कहाँ है? मुझे किसी न किसी को कॉल करके इन्फॉर्म करना होगा कि मुझे यहाँ से बचा ले। लगभग लंच का वक्त हो रहा होगा। मैं अयान को कॉल करती हैं, वो जरूर मुझे इस मुसीबत से बाहर निकाल लेगा। जैसे ही ये ख्याल शाइना के दिमाग में आया, उसने धीरे से अपना चेहरा बाहर निकाला और अपनी पर्स देखने लगी। पर्स रूम के बीच वाले टेबल पर था। शाइना अब परेशान हो गई, लेकिन उसने अपने आप को शांत किया और कुछ सोचने लगी। वो गुंडा और उसके साथी का इधर ध्यान नहीं है और कमरे में अंधेरा भी है। मैं धीरे से जाकर अपना मोबाइल ले लेती हूँ। शाइना जानती थी कि उसने कुछ गलत पी लिया था और अब कभी भी वो अपना होश खो सकती थी। ऐसा होने से पहले शाइना को यहाँ से बाहर जाना था। वो डरते डरते धीरे से काउच के पीछे से बाहर निकली। शाइना इस वक्त अपने घुटनों के बल चलते हुए आगे आ रही थी। एकदम से रॉकी ने उस तरफ देखा तो शाइना नीचे झुक गई। अचानक से शाइना की धड़कनें तेज हो गई। कुछ पल वैसे ही रुकने के बाद वो फिर से घुटनों पर खड़ी हो गई। रॉकी का ध्यान अब उसकी तरफ नहीं था। शाइना आवाज किए बिना रूम के बीचों बीच पहुंची और उसने हल्के से अपना मोबाइल उठा लिया। फाइनली शाइना की जान में जान आ गई। जैसे ही वो वापस जाने के लिए मुड़ी, किसी ने शाइना के बालों से पकड़कर उसे जमीन पर गिरा दिया। शाइना का फोन उसके हाथ से गिर गया और वो दर्द से कराहने लगी। छोड़ो मुझे, शाइना ने दर्द भरी चीख के साथ कहा। लेकिन रॉकी कहाँ उसे छोड़ने वाला था। तेरी वजह से मेरा इतना खून बह गया, तुझे ऐसे कैसे जाने दूं? रॉकी भाई ने बेरहमी से कहा। थोड़ी ही देर में रॉकी भाई और उसके सभी साथी शाइना को घेर कर खड़े थे। रॉकी भाई, इस लड़की को अच्छा सबक सीखना पड़ेगा ताकि जिंदगी भर आपको याद रखे, रॉकी के किसी साथी ने कहा। रॉकी ने भी इस बात पर हामी भर दी। वो शाइना को किक करने ही वाला था कि उस प्राइवेट रूम का दरवाजा जोर से खुल गया। भाई बचाओ,
रॉकी के एक साथी ने भागकर अंदर आते हुए कहा। रॉकी और बाकी सब हैरान रह गए। उस आदमी से सवाल करते हुए रॉकी ने कहा, क्या हुआ है? मगर इसरो पहले कि वो इस सवाल का जवाब दे पाता, दरवाजे के बाहर एक 6 फीट लंबा का बड़ा था। उस लड़के की नज़रें तेजी से किसी को ढूंढ रही थी। पूरी रूम में नज़रें फेरने के बाद आखिरकार उसकी नज़रें जाकर जमीन पर बेबस पड़ी शाइना पर पड़ी और उस लड़के की जान में जान आ गई। शाइना बेहोश होने की कगार पर थी कि तभी उसने एक आखिरी उम्मीद से अपना हाथ बढ़ाते हुए एक ही नाम लिया, अयान। अयान सुनकर रॉकी की आंखें पैनी हो गई। क्या ये का शाइना का पति है? मौर्य तो कह रहा था कि इसके से डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब इसे बताता हूँ कि मेरे बाह में घुसने का क्या अंजाम होता है, रॉकी ने मन ही मन में कहा। और अगले ही पल उसने अपने साथियों को अयान पर हमला का इशारा किया। लेकिन ये क्या? अगले 5 मिनट के अंदर अंदर रॉकी के सारे साथी जमीन पर गिरे होने बदन का कोई ना कोई हिस्सा पकड़े दर्द से चिल्ला रहे थे। ये नज़ारा देखकर रॉकी की हालत देखने लायक हो गई थी। क्या ये वही अयान है जिसके बारे में मौर्य ने कहा था? मौर्य के बच्चे, क्या ये मुझे फंसाने का कोई प्लान था? अब मैं क्या करूं? अब अयान सीधे चलते हुए रॉकी के पास आ गया। रॉकी ने डरते डरते कहा, भाई देखो, अगर तुम्हें ये लड़की चाहिए तो ले जाओ, हम तो बस ऐसे ही। अब रॉकी हकलाने लगा था, लेकिन ऐसे गुंडे बदमाशों पर यकीन करना गलती समझी जाती है। अपनी बात कहते हुए रॉकी ने अपने जूते के अंदर से एक छुरी निकाल ली। अयान ने बचपन से मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस की थी। उसकी मां ने अयान को मार्शल आर्ट्स का बहुत ही स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग दिया था और उस ट्रेनिंग का सबसे पहला रूल ये था कि कभी भी अपने दुश्मन की बात पर यकीन ना करना और चाहे जो कुछ भी हो जाए होशियार रहना। अयान ने रॉकी की इस हरकत तो नोटिस कर लिया था। उसने तुरंत रॉकी का हाथ मोड़ लिए, जिसकी वजह से छुरी नीचे गिर गई और रॉकी पूरी तरह से अयान के कंट्रोल में आ गया। मेरी बीवी को हाथ लगाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अयान ने गुस्से से पूछा। मुझे माफ कर दो भाई, वो मौर्य ने, लेकिन मैंने इस लड़की को हाथ भी नहीं लगाया है। जब तक रॉकी अपनी बात पूरी करता, अयान ने एक लात मारकर उसे नीचे गिरा दिया। अयान ने जल्दी से नीचे झुककर शाइना को अपनी बाहों में उठा लिया। शाइना की आंखें बंद हो रही थी, फिर भी उसने धीमी आवाज में अयान से कहा, अयान मुझे घर ले चलो, मुझे डर लग रहा है। ये बात कहते हुए शाइना की आंखों से आंसू आ गए और वो बेहोश हो गई। अपनी बीवी की ऐसी हालत देखकर अयान के दिल में नरमी छा गई। उसे अपने सीने में दर्द सा महसूस हुआ। शाइना अयान की कमजोरी थी, कोई उसे तकलीफ पहुंचाए ये ठीक था, मगर कोई शाइना को हाथ भी लगता तो अयान का गुस्सा उसके कंट्रोल से बाहर हो जाता था। कुछ देर पहले अयान लंच के लिए घर ही जा रहा था, मगर तभी उसका फोन बजा। कॉल मिसेस कामिनी नील ने की थी और उन्होंने अयान को बताया कि शाइना मौर्य के कॉल के बाद बाहर चली गई थी। एकदम से अयान की आंखों के सामने मौर्य की वो मुस्कान आ गई और सब कुछ अयान की समझ में आ गया। और बाद में जो हुआ, इस प्राइवेट रूम को देखकर उस बात का अंदाजा लगाया जा सकता था। शाइना, मुझे माफ कर दीजिए, मैं सही वक्त पर नहीं आ पाया और आपको ये हालत हो गई, लेकिन अब मैं सब ठीक कर दूंगा, अयान ने मन ही मन में कहा और आंखें में गुस्से की जलती हुई आग लेकर रॉकी की तरफ देखा। रॉकी की सिट्टी बिट्टी गुल हो गई थी, मगर फिर भी उसने आखिरी उम्मीद से कहा, रॉक मुझे बचा लो। मगर रॉकी कहा जानता था कि जिस रॉक नाम के एक्सपर्ट बॉक्सर को वो बुला रहा था, अयान ने पहले ही उसे हरा दिया था। रॉक अपनी टूटी हुई टांग लेकर प्राइवेट रूम के अंदर आ गया। बजाय कि वो अपने बॉस रॉकी भाई से कुछ कहता, उन्होंने अयान की तरफ देखकर सवाल किया, सर आप क्या चाहते हैं? ये मैटर सॉर्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा? रॉक एक बहुत ही होशियार बॉक्सर के साथ ही समझदार इंसान भी था। अयान की फाइटिंग स्किल्स को देखने के बाद वो जानता था कि हार मान लेना ही समझदारी का काम था। अयान ने भी पॉइंट पर आते हुए उससे कहा, इस आदमी ने मेरी बीवी को अपने गंदे हाथों से छूने के बारे में सोचा। रॉक समझा गया कि अयान क्या कहना चाहता था। उसने अयान से पूछा, राइट हैंड या लेफ्ट हैंड? अयान ने कुछ सोचा और बोला, राइट हैंड, जहां पर वो टाइगर टैटू बना है वही हाथ था। अयान की बात सुनते ही रॉक ने खुद रॉकी का दाहिना हाथ इस तरह मोड़ दिया कि हड्डियां टूटने की आवाज सुनाई दी। रॉकी जोर से चीखा और दर्द से रोने लगा। अयान वहां ज्यादा देर तक नहीं रुका और शाइना को अपनी बाहों में पकड़कर वहां से ले गया। उन दोनों के वहां से जाने के बाद रॉकी ने रॉक से पूछा, उस लड़के से लड़ने के बजाय तुमने मेरा ही हाथ तोड़ दिया, ऐसा क्यों? क्या मैं इस बुजदिली के लिए तुम्हें पैसा देता हूँ? रॉकी भाई का गुस्सा होना जायज बात थी, लेकिन जब उसने रॉक की बात सुनी तो वो हैरान रह गया। भाई, अगर मैंने आपका हाथ खुद नहीं तोड़ा होता तो वो अयान हम दोनों का गला दबाकर चला जाता। अपनी जान बचाना जरूरी था या आपका हाथ? ये सुनकर रॉकी की बोलती बंद हो गई। कुछ देर के बाद शाइना बेड पर लेटी हुई थी। अयान परेशान होकर शाइना की बंद आंखों की तरफ देख रहा था। 2 घंटे हो गए थे, मगर अब तक शाइना को होश नहीं आया था।
अयान ने घर वापस आते ही बिराज अमीरजादा को कहकर डॉक्टर को बुला लिया था। डॉक्टर ने अयान से कहा था कि कुछ देर के बाद शाइना को होश आ जाएगा, लेकिन अब तक शाइना के चेहरे में कोई बदलाव नहीं आया था। बिराज, आप घर लौट जाइए, आपको काम होंगे, अयान ने बिराज से कहा। बिराज अमीरजादा ने भी मना नहीं किया और जाते हुए अयान से कहा, लिटिल मास्टर, अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे कॉल कर दीजिएगा। मिसेस कामिनी नील अपने पति शेखर नील का ख्याल रखने के लिए आज रात हॉस्पिटल में ही रहने वाली थी, इसलिए आज घर में बस अयान और शाइना ही रह गए। अयान ने परेशान होकर शाइना का हाथ पकड़ लिया और उससे कहा, आई एम सॉरी, मैं आपका ख्याल नहीं रख पाया और आपको इतनी बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ा। पता नहीं, अगर मैं सही वक्त पर वहां नहीं पहुंचता तो क्या हो जाता। मौर्य को मैंने आपका भाई समझकर नज़रअंदाज किया, लेकिन अब उसकी हिम्मत बढ़ती ही जा रही है। आप एक बार ठीक हो जाए तो मैं उस मौर्य को भी देख लूँगा, अयान ने शाइना से कहा। तभी शाइना की शांत पलकें हिलने लगी और शाइना को होश आ गया। अयान ने उम्मीद से शाइना की तरफ देखा और उससे मुस्कुरा के सवाल करते हुए कहा, आप जाग गई, अब आपको कैसा लग रहा है, क्या आप ठीक है? शाइना ने कुछ नहीं कहा और बस हों में सर हिला दिया। वो अयान को घूरने लगी। अयान ने कुछ सोचा और शाइना से कहा, क्या आप उठकर बैठना चाहती है? मैं आपकी मदद कर देता हूँ। अयान की बात सुनकर शाइना ने सहारे के लिए उसका हाथ पकड़ लिया और उठकर बैठ गई। अयान ने शाइना के पीछे तकिया लगाए, मगर जब वो वापस सही से खड़ा होना चाहता था, शाइना ने उसे गले लगा लिया। अयान शाइना की इस हरकत से दंग रह गया। उसने शाइना से सवाल करते हुए कहा, शाइना, क्या हुआ है? आप ये क्या कर रही है? अयान के सवाल का जवाब देते हुए शाइना ने उसे छोड़ा और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली, जान, मैं डर गई थी, लेकिन अब जब मैं तुम्हारे साथ हूं तो मुझे कोई डर नहीं है। अपने आखिरी शब्द कहते हुए शाइना किसी छोटी बच्ची की तरह मुस्करा रही थी। ये देखकर अयान का दिल पिघल गया। अयान ने शाइना को गले लगा लिया और बोला, मैं हमेशा आपके साथ हूँ, अब आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर शाइना को अलग सी राहत मिली, मगर अगले ही पल शाइना ने जो कहा उसे सुनने के बाद अयान घबरा गया। शाइना ने अयान से कहा, जान, मेरी ड्रेस चेंज कर दो ना। शाइना को क्या हो गया था? वो अयान को जान क्यों बुला रही? एपिसोड 13, जान, मेरी ड्रेस उतार कर दो ना। शाइना ने कुछ अजीब से अंदाज में कहा। अयान को कुछ तो गलत लग रहा था, इसलिए उसने शाइना से सवाल करते हुए कहा, जान, आपने मुझे जान बुलाना कब से शुरू कर दिया? अयान के सवालों को सुनकर शाइना ने उसे घूर कर देखा और बोली, ये कैसा सवाल है? तुम जान हो तो जान ही बुलाऊंगी ना, और अपनी वाइफ की ड्रेस उतारने में प्रॉब्लम ही क्या है? शाइना की कही बात गलत तो नहीं थी, लेकिन अयान ऐसे कैसे कर सकता था? शाइना की इन बातों से वो कंफ्यूज हो गया और उसने मन ही मन में कहा, इन्हें क्या हो गया है? जान, ये शब्द तो मैंने पहली बार सुना है। कही, एक मिनट, शायद शाइना का नशा अभी तक उतरा नहीं है। पता नहीं मौर्य और उस रॉकी ने मिलकर शाइना को क्या पिला दिया है। अब अयान को पक्का यकीन हो गया था कि शाइना अपने होश में नहीं थी। उसने एक लंबी सांस लेकर शाइना का हाथ पकड़ लिया और उससे बोला, आप जैसी है मुझे बहुत पसंद है, आपको कुछ भी चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब आप सो जाइए। अयान की बात सुनकर शाइना स्माइल करने लगी। उसने अयान की बात मान ली और लेट गई। अयान ने उसे ब्लैंकेट उड़ा दिया। तभी शाइना ने उससे कहा, जान, तुम भी मेरे साथ सो जाओ ना। ना ही अयान शाइना को मना करना चाहता था और ना ही उसमें इतनी हिम्मत थी कि अगली सुबह शाइना को ये सब बताए, मगर उसने सोचा कि कुछ देर के बाद वो अपने रूम चला जाएगा। तो अयान ने शाइना की बात मान ली और उसके साथ बेड पर लेट गया। वो शाइना के सर से हाथ सहलाते हुए उसे सुलाने लगा। शाइना ने आंखें बंद कर ली थी, लेकिन उसने एकदम से अपनी बड़ी बड़ी आंखें खोलकर अयान की तरफ देखा। अयान को लगा कि शाइना को कुछ चाहिए था, तो उसने शाइना की तरफ सवालिया अंदाज में देखा। शाइना ने अयान को अप्रोच करके उसके गाल पर किस कर दिया। इस हरकत से अयान शॉक जो गया था। अपने जान के ऐसे एक्सप्रेशंस को देखकर शाइना खिलखिलाकर हंसने लगी। ऐसे ही हंसते मुस्कराते हुए वो दोनों कब सो गए, उन्हें पता ही नहीं चला। शाइना आज का दिन और अयान आज की रात कभी नहीं भूलने वाला था। अगली सुबह नील कंस्ट्रक्शन की कंपनी में मौर्य अपने ऑफिस में बैठा बेचैन हो रहा था। घड़ी की तरफ देखते हुए मौर्य ने अपने आप से ही कहा, अब तक तो रॉकी भाई ने मुझे वीडियो भेज देना चाहिए था, लेकिन ना ही उनका कोई कॉल आया है और ना ही कोई मैसेज। उम्मीद है सब सही से हो गया होगा। एक काम करता हूँ, मैं ही रॉकी भाई को कॉल कर लेता हूँ। मौर्य से अब रहा नहीं जा रहा था, इसलिए उसने रॉकी भाई को कॉल कनेक्ट किया। बहुत देर तक बजने के बाद भी उसने कोई जवाब नहीं दिया, तो मौर्य ने एक बार फिर से कोशिश की। दूसरी तरफ शिमला के एक बड़े से हॉस्पिटल के अंदर जब रॉकी भाई ने देखा कि मौर्य नील उसे कॉल कर रहा था, तो उसे गुस्सा आ गया।
पहली बार आए हुए कॉल को तो रॉकी भाई ने अवॉइड कर दिया, लेकिन फिर रॉकी ने अपने बॉस से कहा, रॉकी भाई इस मैटर को अपने तरफ से ख़त्म कर दो, एक बार बात करके डील खत्म हो गई है, ये बता दो। बिना वजह इस मामले में फंसना हमारे के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। रॉक की बात सही थी। रॉकी ने इस बारे में सोचा। एकदम से उसकी नज़र अपने दाहिने हाथ की तरफ गई। उस हाथ पर बड़ा सा फ्रैक्चर लगा हुआ था। रॉकी भाई ने मन ही मन में कहा, नहीं नहीं, एक हाथ टूट गया है, उतना ही बहुत है, मैं अपना दूसरा हाथ भी टूटा हुआ नहीं देख सकता। ये सोचने के बाद रॉकी भाई ने बज रहे कॉल को उठा लिया और कहा, देखो नील साहब, ये डील खत्म हो गई है। ये सुनकर मौर्य की आंखें चमकने लगी। उसने एक्साइटेड होते हुए कहा, इसका मतलब आपके पास वीडियो तैयार है। ये सुनकर रॉकी भाई का मुंह बन गया। उन्होंने अपनी बात को एक्सप्लेन करते हुए कहा, डील खत्म से मेरा मतलब ये था कि काम नहीं हुआ, ना वीडियो बना और ना ही मेरे और उस लड़की के बीच कुछ हुआ। एक ही पल के अंदर मौर्य के पैरों तले जमीन सरक गई। मगर ऐसा कैसे हो गया? जवाब में रॉकी भाई अयान का नाम लेकर मौर्य को खरी खोटी सुनाना चाहते थे, मगर उन्हें इस बात का भी डर था कि उनका दूसरा हाथ भी कहीं टूट ना जाए। तो इसलिए उन्होंने बहाना बनाते हुए कहा, पुलिस आ गई थी, इसलिए काम नहीं हो पाया और अब से हमारे बीच कोई भी डील नहीं होगी। रॉकी भाई ने अपना फैसला सुना दिया और फोन रख दिया। मौर्य हक्का बक्का रह गया था। अब वो ये सोचने लगा कि इस सिचुएशन से अपने आप को बाहर कैसे निकाला जाए। रॉकी भाई को आखिरकार राहत मिल गई कि उनके जान बाल बच गई थी। रॉकी भाई ने अपने माथे पर आया पसीना पोंछते हुए रॉक से कहा, पता नहीं कि वो अयान इतना स्किलफुल मार्शल आर्टिस्ट उस नील परिवार में घर जमाई बनकर क्यों रहता है। अपने फाइटिंग स्किल्स के जोर पर तो वो नील परिवार से भी 10 गुना अमीर बन सकता है। खैर जाने दो, आगे से हमें अयान से और उसकी बीवी से बिल्कुल भी नहीं उलझना है। दूसरी तरफ मौर्य की हालत खराब हो रही थी। उसे इस बात का पूरा यकीन था कि शाइना कल जो कुछ भी हुआ उस पूरे मामले को इतनी आसानी से भूलने नहीं वाली थी। इसलिए मौर्य परेशान हो रहा था कि तभी किसी ने उसके ऑफिस का दरवाजा खोला। मौर्य ने देखा कि दरवाजे पर कोई और नहीं, सिमरन खड़ी थी। उसने मौर्य के पास आते हुए उससे गॉसिप करते हुए पूछा, क्या तुम जानते हो कल दोपहर को शाइना रॉकी भाई नाम के गुंडे से मिलने गई थी? और इतना ही नहीं, वो दोनों प्लाजा बाग के एक प्राइवेट रूम में अकेले थे। सिमरन के इस सवाल को सुनकर मौर्य ने कुछ रिएक्ट नहीं किया और जवाब देने के बजाय उससे ही उल्टा सवाल करते हुए कहा, तुम्हें इस बारे में किसने बताया सिमरन? सिमरन का ध्यान तो शाइना के बारे में हक रहे इस गॉसिप पर था, इसलिए उसने मौर्य के चेहरे का उड़ा हुआ रंग नोटिस ही नहीं किया। सिमरन ने मौर्य को जवाब देते हुए कहा, मेरी एक दोस्त कल उसी बार में थी, उसने ही मुझे कॉल करके शाइना के इस नए स्कैंडल के बारे में बताया है। सिमरन की ये बात सुनकर मौर्य के दिमाग में एक शैतानी आइडिया आ गया। वैसे तो सिमरन मौर्य से कम चालाक नहीं थी, मगर जब भी बात शाइना की होती थी सिमरन का दिमाग चलना बंद हो जाता था। और इसी बात का फायदा उठाते हुए मौर्य ने उससे कहा, सिमरन मैं भी इस बारे में जानता हूँ। एक्चुअली मैंने तो सुना है कि शाइना आज सुबह तक वही थी, उस गुंडे के साथ था। ये सुनकर सिमरन का मुंह बन गया। उसने शाइना की बुराई करते हुए कहा, क्या महेश खत्री के बाद अब ये रॉकी भाई? क्या सच में शाइना इतनी गिरी हुई हरकतें करने लगी है? क्या उसे हमारे फैमिली की प्रेस्टीज से कोई भी लेना देना नहीं है? मौर्य तुम्हें क्या लगता है उसने ऐसा क्यों किया होगा? मौर्य को इसी सवाल का तो इंतजार था। उसने कुछ सोचने का नाटक किया और फिर सिमरन से कहा, मैं भी नहीं जानता, लेकिन एक बात ही सकती है, मे बी वो स्प्रिंग कॉर्पोरेशन का प्रोजेक्ट हथियाने के लिए रॉकी भाई जैसे गुंडे की मदद लेना चाहती है। ये सुनते ही सिमरन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने मौर्य के तरफ देखते हुए कहा, मौर्य अब हमें दादाजी को इस बारे में बता देना चाहिए। इससे पहले कि देर हो जाए हमें दादाजी को मनाना ही होगा। एक बार उन्हें शाइना का सच पता चल जाए तो जैसे दादाजी ने शाइना को स्प्रिंग कॉर्पोरेशन वाले प्रोजेक्ट से निकाला था वैसे ही उसे कंपनी से और हद तक की परिवार से भी धक्के देकर निकाल देंगे। चलो हम चलते हैं। मौर्य यही तो चाहता था। अब उसे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं थी। शाइना के अगेंस्ट सिमरन ही सब कहने वाली थी, तो इसलिए मौर्य ने सिमरन की बात पर हामी भर दी और दोनों मौर्य के ऑफिस से बाहर निकल गए। जब मौर्य और सिमरन उनके दादाजी परमानंद नील के ऑफिस में पहुंचे, उन दोनों की आंखें खुली की खुली रह गई। शाइना और अयान पहले से ही परमानंद नील के सामने बैठे हुए थे। मौर्य और सिमरन की तरफ देखकर परमानंद नील उन्हें गुस्से से घूरने लगे। अपने दादाजी की ऐसी नज़रों को नोटिस करने के बाद मौर्य समझा गया कि शाइना ने उसकी शिकायत पहले ही कर दी थी। अब वो सोचने लगा कि क्या किया जाए कि तभी सिमरन ने शाइना की तरफ देखकर गुस्से से कहा, शाइना तुम कितनी बेशर्म हो, तुम्हारी दादाजी के पास आकर बैठने की हिम्मत कैसे हुई? अब मौर्य ने सोचा कि उसे कुछ कहने की जरूरत ही क्या थी। शाइना ने जब ये बात सुनी उसे शक हुआ कि कुछ तो गलत था।
लेकिन उसने इस बात को नज़रअंदाज करते हुए सिमरन से पूछा, ये तुम क्या कह रही हो? मगर अयान मौर्य को देखकर ही समझ गया था कि कुछ तो गड़बड़ थी। मौर्य इतना चालाक तो है कि कुछ नहीं करेगा, जरूर उसने सिमरन को अपने तरफ से कर लिया होगा। अयान ने मन ही मन में कहा और खामोशी से सबकी देखने लगा। सिमरन ने हंसते हुए शाइना की तरफ देखा और बोली, हाँ मैं क्या कह रही हैं? महेश खत्री के बाद अब रॉकी जैसा गुंडा, क्या तुम्हारे अंदर शर्म नाम की चीज नहीं है? मौर्य ने कल तुम्हें रॉकी के कमरे में जाते हुए देखा और तुम तो पूरी रात बाहर भी नहीं आई और पूछ रही हो कि मैं क्या कह रही हूँ। शाइना को अब समझ में आ गया कि मौर्य इतना आराम से क्यों खड़ा था। उसने पूरी कहानी को अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बयान किया था। शाइना ने चिल्लाते हुए मौर्य से कहा, मौर्य तुम। मौर्य ने अनजान बनते हुए शाइना से कहा, क्या मैंने झूठ कहा है? क्या तुम रॉकी के प्राइवेट रूम के अंदर नहीं गई थी? तुम अच्छे से जानती हो कि तुमने क्या किया है। मौर्य की बात पर रानाया कुछ कह पाती, इससे सिमरन ने कहा, शाइना तुम हर किसी को बेवकूफ़ बनाना बंद कर दो। महेश खत्री तक तो ठीक था, लेकिन रॉकी एक गुंडा। क्या तुम भूल गई हो कि तुम्हारे नाम के पीछे नील फैमिली का नाम लगता है? एटलीस्ट उसकी ही कदर कर लो। तुम हर दूसरे आदमी के साथ अपना मुंह काला कर रही। इससे पहले कि सिमरन अपनी बात पूरी कर पाती, अयान ने उसे बीच में ही टोकते हुए कहा, अपनी जबान को लगाम लगाओ सिमरन। जिस गुस्से और ऑर्डर के साथ अयान ने अपनी बात कही थी, सिमरन का मुंह बंद हो गया। पहले तो सिमरन डर गई, मगर फिर उसने अपने दादाजी की तरफ देखकर कहा, दादाजी देखिए, अब तो इस निकम्मे घर जमाई की हिम्मत भी दिन ब दिन बढ़ने लगी है। कल इसने सबके सामने मौर्य पर हाथ उठाया और आज ये मुझे चुप करा रहा है। अयान के बारे में तो परमानंद नील ने भी सुन रखा था। अयान ने कहा था कि वो परमानंद नील से बिल्कुल भी नहीं डरता था। इस बात से शाइना के दादाजी बहुत गुस्सा थे। अपने दादाजी की इस बात को सुनकर मौर्य और सिमरन को नॉर्मल थे, मगर शाइना, उसके चेहरे का रंग पीला पड़ गया। शाइना, तुमने कहा कि मौर्य ने तुम्हें बार में जाने के लिए ब्लैकमेल किया था और धोखे से तुम्हें वहां बुलाया था। क्या तुम्हारे पास इस बात का कोई सबूत है? बोलो। एपिसोड 14। क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा सबूत है? हाँ दादाजी, मेरे पास सबूत है। मौर्य ने मुझे कॉल भी किया था और मैसेज भी। उस मैसेज में साफ साफ लिखा है कि अगर मैं सही वक्त पर बा में नहीं पहुंची तो अयान को कुछ भी हो सकता है। जब परमानंद नील ने वो मैसेज पढ़ा तो वो मौर्य को घूरने लगे। उन्होंने अपने पोते से कहा, मौर्य अब तुम क्या कहोगे? मौर्य ने मोबाइल स्क्रीन की तरफ देखकर कहा, दादाजी जरूर शाइना को कोई गलतफहमी हुई है। शाइना को ये मैसेज जिस नंबर से आया है वो मेरा नहीं है और ना ही ये कॉल मैंने किया है। ये सुनकर शाइना हैरान रह गई। उसने मौर्य के हाथ में अपना मोबाइल छीना और देखने लगी, मगर मौर्य की बात तो सच थी। उसने अपने दादाजी की तरफ देखते हुए कहा, दादाजी क्या आपको लगता है कि मैं एक औरत होकर इतनी सीरियस बात के लिए आपसे झूठ कहेंगी? शाइना इस वक्त अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए यकीन की भीख मांग रही थी। परमानंद नील के एक्सप्रेशंस ये बात साफ थी कि अब उन्हें शाइना पर बिल्कुल यकीन नहीं था और अब शाइना भी अपने आप की तरफदारी में कुछ नहीं कह रही थी। इसी बात का फायदा लेते हुए मौर्य ने अपना आखिरी वार करने का फैसला किया। मौर्य ने गुस्सा होने का नाटक करते हुए कहा, शाइना मैंने तुम्हें अपनी सगी बहन से भी ज्यादा माना था, लेकिन तुम मुझ पर झूठे इल्जाम लगा रही हो। क्यों? एक प्रोजेक्ट के लिए। अगर तुम मुझसे कहती तो खुशी खुशी ये प्रोजेक्ट तुम्हें दे देता, लेकिन तुमने मुझे पराया ही कर दिया। ये सब शायद इस अयान की वजह से हो रहा है। मुझे लगता यही तुम्हें हमारे खिलाफ भड़का रहा है। जैसे ही बात उस पर आई, अयान मौर्य को घूर कर देखने लगा, मगर अपने दादाजी के सपोर्ट होने के बाद मौर्य किसी से नहीं डरने वाला था। उसने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, शाइना एक बात बताओ, हमारे खिलाफ भड़काने तक तो ठीक है, क्या अयान जानता है कि तुम बाहर क्या क्या करती हो? जानता ही होगा। एक मिनट, क्या सब पता होने के बावजूद भी अयान को कोई ऐतराज नहीं है? मौर्य के इस सवाल से जो शाइना अब तक रो रही थी एकदम से गुस्सा होने लगी। मौर्य फिर भी नहीं रुका। अयान, तुम जानकर अपनी बीवी को किसी और के साथ? छी, मुझे तो कहने में भी शर्म आ रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम खुद ही शाइना को दूसरे मर्दों के पास भेजते हो? मौर्य सवालों को बहाने से दादाजी के दिमाग में बातें घुसा रहा था। मौर्य की आखिरी बात सुनने के बाद तो सिमरन भी दंग रह गई। अयान को ये सब सुनकर भी गुस्सा नहीं आ रहा था। असल में वो तो दिल ही दिल में मौर्य की इतनी चालाकी से हैरान रह गया था। अयान ने मन ही मन में कहा, वाह, मौर्य को तो मानना पड़ेगा। अगर मैं खुद अयान नहीं होता और शाइना को इतने करीब से नहीं जानता तो शायद इस मौर्य की बातें सुनकर मुझे भी यकीन हो जाता कि मैं ही अपनी बीवी की इज्जत उछालता हूँ। जहाँ एक तरफ अयान इस सब को बहुत ही लाइटली ले रहा था, अब शाइना का सब्र जवाब दे गया था। वो अब एक एक करके अपने ही रिश्तेदारों के असली और घिनौने चेहरे देख रही थी।
शाइना को अंदर से ऐसा लगा मानो वो पूरी तरह से हिल गई थी, मगर तभी उसे अपने कंधे पर एक छुअन महसूस हुई। ये छुअन शाइना को अपनेपन की गर्माहट दे रही थी। शाइना ने देखा कि ये हाथ अयान का था। अयान उसे आंखों ही आंखों सब कुछ ठीक होने का अश्योरेंस दे रहा था। अयान के चेहरे पर एक हल्की से मुस्कान थी जिसे देखकर शाइना को राहत सी मिल गई। लेकिन अगले ही पल जब शाइना ने अयान की आंखों को देखा तो वो खामोशी से रोने लगी। शाइना ने मन ही मन में कहा, अयान को इस सब में कितना कुछ सुनना पड़ रहा है, मगर मैं ना ही अपने सपोर्ट में और ना ही उसके सपोर्ट में कुछ कह पा रही हूँ। मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे पास अयान है। पता नहीं कि अगर उसने मेरा इतना साथ नहीं दिया होता तो मेरा कहाँ होता। फाइनली मेरे पास ऐसा कोई है जिस पर मैं डिपेंड कर सकती हूँ। अपनी बीवी को रोते हुए देखकर अयान से हल्के से उसके कंधे को धपधपा दिया। शाइना को बेहतर फील करवाने के लिए वो सब ठीक कर सकता था, लेकिन अयान शाइना का कमजोर नहीं रहने देना चाहता था। शाइना के साथ जो भी हो रहा था उसके बाद वो बहुत स्ट्रॉन्ग और बेहतर होने वाली थी। इसलिए अयान ने कुछ नहीं किया। परमानंद नील ने अपनी पोती से सवाल करते हुए कहा, शाइना, क्या मौर्य सच कह रहा है? अगर मौर्य की बात सही थी तो शाइना ने अपने परिवार से बेदखल किया जाता है। अब शाइना हार गई थी। उसने पास ही खड़े अयान के सीने में अपना चेहरा छिपा लिया और सुबकते हुए रोने लगी। शाइना ने इस बारे में सोचते हुए अपने आप से ही कहा, अब तो मैं ये साबित भी नहीं करना चाहती कि मेरी कोई गलती नहीं है। अगर शाइना अपने आप को सही साबित कर भी देती तो मौर्य के साथ क्या हो जाता? एक थप्पड़, थोड़ी डांटा, बस, और कुछ भी नहीं। अब जब शाइना ने अपने घुटने टेक दिए थे तो अयान को ही अपनी बीवी का साथ देना था। दादाजी के पूछे हुए सवाल का जवाब देते हुए अयान ने कहा, क्या अब ये बात मैटर करती है कि मौर्य सच कह रहा है या झूठ? एकदम से परमानंद नील की आंखें फैलने लगी। उन्होंने अयान को इतना कॉन्फिडेंट कभी भी नहीं देखा था। अयान से एक तरह का ऑरा महसूस हो रहा था और ये ऑरा बिल्कुल भी आम नहीं था। फिर भी परमानंद नील ने नॉर्मल अंदाज में कहा, लड़के, तुम क्या कहना चाहते हो? उन्होंने गुस्से से अयान से कहा, जानते हो किससे बात कर रहे हो? बदतमीज। अयान की हिम्मत तो अब बढ़ती ही जा रही थी। उसने कहा, हाँ, बदतमीज। शायद दादाजी, जब से मैंने शाइना से शादी की है आपने कभी भी मुझे जरूरी नहीं समझा, मेरी बेइज्जती की। आपको लगा कि मैं आपकी हैसियत का नहीं था और इसी वजह से आपने मेरे पापा शेखर नील, आपके अपने बेटे को इस बात की इनडायरेक्टली सजा दी। उनके काम में मुश्किलें पैदा की, उन्हें सप्रेस किया। आपने पापा को प्रेशराइज करने की कोशिश की ताकि वो मुझे घर से और शाइना की जिंदगी से बाहर निकाल दे। क्या मैं झूठ कह रहा हूँ? दादाजी, सच्चाई बयान करने वाले हमेशा बदतमीज ही लगते हैं। अपनी ये बात कहते हुए अयान बहुत डायरेक्ट था मगर शांत था। ये बात सुनने में बाद परमानंद नील ऊपर से तो बहुत शांत लग रहे थे मगर उनके दिल में एक तरह का तूफान बन गया था। उन्होंने अयान की तरफ देखते हुए मन ही मन में कहा, इस निकम्मे घर जमाई को इस बारे में कैसे पता चला? मैंने ये सब इतने धुंधले तरीके से किया था कि खुद शेखर भी इस बात को नोटिस नहीं कर पाता। आज पहली बार परमानंद नील को इतना अजीब महसूस हुआ था। जैसा उन्होंने सोचा था, अयान कोई निकम्मा और बेवकूफ़ इंसान नहीं था। वो बहुत ही होशियार और स्मार्ट लड़का था। अगर वो इस सब को पहले से ही नोटिस कर चुका था तो उसे 3 सालों तो खामोशी से रहने की क्या जरूरत थी? वो 3 साल तक सब कुछ क्यों सहता रहा? अयान ने आगे कहा, मैं सब जानता हूँ और इस सब से मुझे कोई ऐतराज नहीं है। मुझे बस एक ही बात से प्रॉब्लम है कि इस सब में शाइना को जानबूझकर इन्वॉल्व किया गया है। अयान ने परमानंद नील से कहा, वो मेरी बीवी है, आप चाहे तो मुझे परेशान कर सकते हैं, मैं चुपचाप सब सह लूंगा, मगर शाइना को नहीं। उसे जरा सी तकलीफ भी नहीं होनी चाहिए। अगर शाइना को तकलीफ हुई तो नील परिवार को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अयान, क्या तुम मुझे धमका रहे हो? अयान बहुत काम था। उसने जवाब में कहा, अगर आप उसे धमकी समझा रहे हैं तो धमकी ही सही। अयान ने फिर एक गहरी सांस ली और परमानंद नील से कहा, आज मैं आखिरी बार आपको दादाजी कहकर बुला रहा हूँ। अब आप मेरे दादाजी नहीं रहे। शाइना को तो बस इसी बात की तसल्ली थी कि इस सब में वो अकेली नहीं थी। अयान उसके साथ था और उसने दादाजी के सामने शाइना की तरफदारी बिना डरे किया था। विस्मयादिबोधक चिन्ह। अयान के बारे में सोचते हुए शाइना घर पहुंच गई, मगर जैसे ही वो दोनों अंदर गए, कामिनी नील ने गुस्से से अयान से कहा, अयान, तुम सब कुछ बर्बाद क्यों कर देते हो? अब क्या हो गया था? अयान ने क्या किया था? एपिसोड 15। अयान, तुम हर चीज बर्बाद क्यों कर देते हो? तुम्हें ऑफिस में जाकर पापा जी से झगड़ा करने की तुम्हें क्या जरूरत थी भला? अपनी सासू माँ की डांट सुनकर अयान को आज जरा भी फर्क नहीं पड़ा था। उसने बेफिक्र लगते हुए मिसेस कामिनी नील से कहा, मॉम, क्या हुआ है? शाइना भी इस बारे में सोचकर कंफ्यूज हो गई थी कि ऑफिस में परमानंद नील के साथ जो कुछ भी हुआ था उसके बारे में शाइना की मॉम को कैसे पता चल गया।
इसका क्या मतलब है कि मुझे जैसे पता चला 10 मिनट पहले मुझे ऑफिस के मैनेजर का कॉल आया था। कह रहा था कि शाइना को इनाम के तौर पर मिली हुई से मंजिला बिल्डिंग और ऑफिस में उसकी पोजीशन को खारिज कर दिया गया है। ऐसी बात नहीं थी कि अयान और शाइना ने इस बात की उम्मीद नहीं की थी। जिस पल दोनों ने नील कंस्ट्रक्शंस की बिल्डिंग छोड़ी थी, ये सब होना ऑब्वियस था। इस सब से परेशान मिसेस कामिनी नील ने आगे कहा, क्या इस बात से कोई अनजान है कि शाइना ने स्प्रिंग कॉर्पोरेशन की डील के लिए कितनी मेहनत की थी? अब सब चला गया। इतनी महंगी बिल्डिंग, जॉब, पोजीशन कुछ नहीं रहा। एक बार के लिए वो तो ठीक है, मगर अयान, तुम्हें पापा जी से बहस करने की क्या जरूरत थी? वो हमारे परिवार के बड़े हैं, उनसे जबान लड़ाने की और इतनी बदतमीजी करने की तुम्हें क्या जरूरत थी? अयान ने शाइना और उसकी फैमिली को बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दिया था। मिसेस कामिनी नील आगे कुछ कहने ही वाली थी कि शाइना ने उनसे कहा, मॉम, इस सब में अयान की कोई गलती नहीं है। दादाजी मौर्य की तरफदारी कर रहे थे और उन्होंने मुझ पर यकीन करने से मना कर दिया था। शाइना भी अब गुस्सा लग रही थी। इस पॉइंट पर मिसेस कामिनी नील का गुस्सा अपनी बेटी पर निकलने लगा। उन्होंने शाइना से सवाल करते हुए कहा, अच्छा, तो अब तुम इस अयान का साथ देना चाहती हो? इस निकम्मे अयान की वजह से तुम अपना सब कुछ खो चुकी हो शाइना, लेकिन फिर भी तुम्हें ये सही लग रहा है? मिसेस कामिनी नील अपनी बेटी से भी डिसअपॉइंटेड महसूस कर रही थी। उन्होंने आगे कहा, अगर तुम दोनों ने अपनी सफाई पेश करते हुए पापा जी से थोड़ी तमीज से बात की होती तो शायद हमें ये दिन ना देखना पड़ता। पापा जी इतना बड़ा फैसला नहीं लेते, और मैं कहती हूँ इस अयान को अपना मुंह खोलने की जरूरत ही क्या थी? अपनी मॉम की ये बात सुनकर शाइना भी थोड़ी परेशान हो गई। उसने अपने आप से ही कहा, भले ही अयान की कोई गलती नहीं है, मगर इस सब का अंजाम बहुत बुरा हो रहा है। अब ना मेरे पास जॉब है और ना ही कोई फैमिली सपोर्ट। उल्टा मौर्य के नेचर के अकॉर्डिंग ये बात पूरे शहर में फैलने में जरा भी देर नहीं लगेगी। महेश खत्री और रॉकी के साथ मेरा जोड़कर कई सारी अफवाहें उड़ेगी और बातें भी होगी। शाइना की परेशानी अयान की नज़रों से छिपी नहीं थी, मगर तभी मिसेस कामिनी नील ने अयान के कंधों को हिलाते हुए कहा, अयान, जाकर पापा जी से माफ़ी मांगो। ये सब आसान नहीं होगा, लेकिन पापा जी जो भी पनिशमेंट देंगे ले लेना। शेखर अभी भी हॉस्पिटल में है और शाइना के हाथ से उसकी जॉब चली गई है। अब तुम ही बताओ, घर कैसे चलेगा? मैं नहीं जानती, अभी के अभी जाकर पापा जी के सामने अपने घुटने टेक दो। मैं परमानंद नील से माफ़ी नहीं मांगूंगा। माफ़ी तो उन्हें शाइना से मांगनी चाहिए। अयान के आखिरी शब्द सुनकर मिसेस कामिनी नील की बोलती ही बंद हो गई। क्या अयान पागल हो गया था? ऐसा कैसे हो सकता था? कुछ देर के अजीब सन्नाटे के बाद मिसेस कामिनी नील ने कहा, अयान, तुम जाकर अपने दिमाग का इलाज करो। मुझे लगता है तुम बीमार हो, इसी वजह से ऐसी अजीब हरकतें कर रहे हो। ये सुनकर अयान ने एक छोटी सी मुस्कान के साथ कहा, मॉम, इस बात को माने या माने, परमानंद नील खुद जाकर शाइना से माफ़ी मांगेंगे। उन्हें मांगनी ही पड़ेगी। ये कहकर अयान अपने कमरे की तरफ जाने लगा। शाइना भी बेफिक्र होकर अपने कमरे में आराम करने चली गई। दूसरी तरफ स्प्रिंग कॉर्पोरेशन में जब मौर्य और नीरज नील बिल्डिंग के अंदर आए, वो दोनों थोड़ी नर्वस थे, मगर दोनों बाप बेटे इस तरफ दिखावा कर रहे थे मानो पिछली बार की जिल्लत कभी हुई ही नहीं थी। रिसेप्शनिस्ट ने भी उन दोनों को बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ वेलकम किया और पोलाइट अंदाज में उन्हें कॉन्फ्रेंस रूम में ले गई। नीरज नील ने मौर्य से कहा, बेटा, मुझे लगता है कोई प्रेजेंटेशन वगैरह जो सकती है। हो सकता है कि हमें महेश खत्री से मिलने के कोई नौबत ही ना आए। अपने पापा की ये बात सुनकर मौर्य को कंफर्टेबल फील हुआ और वो कॉन्फिडेंस के साथ अंदर गया। मगर जैसे ही उन दोनों ने देखा कि कॉन्फ्रेंस रूम में अकेला महेश खत्री बैठा हुआ था तो उनके होश उड़ गए। दोनों ने भी एक दूसरे की तरफ देखा, लंबी सांस ली और जाकर अपनी अपनी कुर्सी पर बैठ गए। सीईओ पश खत्री, गुड आफ्टरनून, नीरज नील ने शुरुआत करते हुए कहा। हमेशा की तरह पश खत्री अपने काम में बिजी था। कुछ देर के बाद उसने हाथ में पकड़ी फाइल के नीचे रखा और नीरज नील और मौर्य की तरफ देखने लगा। उन दो राकलों को देखकर महेश खत्री का मुंह बन गया। उसने बेरुखे अंदाज में उन दोनों से सवाल करते हुए कहा, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? महेश खत्री के इस एरोगेंस को देखकर मौर्य को गुस्सा आने लगा। नीरज नील का भी चेहरा जम गया, लेकिन उन्होंने मुस्कुराकर चापलूसी करते हुए कहा, जी, कुछ दिनों पहले आपने हमारे नील कंस्ट्रक्शन के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, वो स्प्रिंग। मगर इससे पहले कि नीरज नील अपनी बात पूरी कर पाते, महेश खत्री ने उनकी तरफ देखे बिना ही उन्हें बीच में टोक दिया और उसने डायरेक्ट सवाल करते हुए कहा, क्या कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के समय तुम वहां थे? महेश खत्री का इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि नीरज नील कौन था और उम्र में उससे कितना बड़ा था। वो बस सवाल पर सवाल किए जा रहा था। नीरजा नील ने कहा, जी नहीं, तब तो हम दोनों यहाँ नहीं थे। लेकिन इस बात से क्या फर्क पड़ता है?
हमारी कंपनी ने थे प्रोजेक्ट हमें सौंपा है, तो आप बेफिक्र होकर हमारे साथ काम शुरू कर सकते हैं। ये सुनकर महेश खत्री के इस तरह रिएक्ट किया मानो कुछ सोच रहा हो, और फिर कुछ देर की खामोशी के बाद उसने कहा, मुझे फर्क पड़ता है। जिसके साथ मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था मैं उसी से मिलना चाहता हूँ। अब महेश जिद पर अड़ गया था। नीरज ने लाचार होकर सवाल किया, CEO खत्री, आप मेरी मुश्किलें क्यों बढ़ा रहे हैं? इस बात को सुनकर महेश खत्री ने ऐसा मुंह बनाया मानो किसी कचरे के डब्बे को देख रहा हो, और उसने कहा, निकलो यहाँ से, मैं तब ही मीटिंग करूंगा जब मिस शाइना खुद यहाँ आएंगी। मौर्य को इस सब से इरिटेशन हो रही थी। उसके पापा से कुछ नहीं होने वाला था, इसलिए मौर्य में बीच में बात करते हुए कहा, मिस शाइना तो बहुत बिजी है। एक्चुअली वो 1 महीने की लंबी वेकेशन और गई हुई है। ये एक सही जवाब था। अब महेश कोई बहाना नहीं बना सकता था। लेकिन आगे महेश खत्री ने जो कहा उसे सुनकर दोनों बाप बेटे शॉक्ड हो गए। महेश खत्री ने कहा, तो फिर कोई बात नहीं, वो जब वापस लौटेगी काम तभी शुरू होगा, मैं उनका वेट कर सकता हूँ। मौर्य को अब इतना गुस्सा आ रहा था कि उसने अपनी मुठिया कस ली और बोला, क्या आप अपने पर्सनल रीजंस की वजह से काम को लेट करेंगे? हमें कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, और अगर इस सब के बारे में आपके सुपीरियर ऑफिसर्स को पता चल गया तो अच्छा नहीं होगा। मौर्य की इस बात में वार्निंग झलक रही थी। ये सुनकर महेश खत्री के चेहरे पर टेढ़ी मुस्कान आ गई। उसने मौर्य की आंखों के आंखें डालकर देखा, जौर सवाल करते हुए कहा, क्या तुम मुझे धमकाने की कोशिश कर रहे हो? ये सवाल सुनकर नीरज नील अब खामोश नहीं रह सकता था। महेश खत्री को नाराज करना उस पर बहुत भारी पड़ सकता था, इसलिए नीरज नील ने एक बड़ी सी मुस्कान के साथ जवाब देते हुए कहा, CEO महेश खत्री, आप जरूर मजाक कर रहे हैं। हम आपको धमकी कैसे दे सकते हैं भला? बात यही खत्म हो गई थी। महेश खत्री ने वापस से अपनी फाइल पकड़ी और बाप बेटे की इस जोड़ी को जानबूझकर नजरअंदाज करते हुए कहा, अगर ऐसी बात है तो निकल जाओ और मिस शाइना के बगैर वापस मत आना। मौर्य और नीरज एक बार फिर से इस कंपनी में बेइज्जत हो चुके थे। राहत तो इस बात की थी कि इस बार किसी ने इस जिल्लत को देखा नहीं था। वो आगे कुछ नहीं कर सकते थे, इसलिए चले गए। उनके जाते ही महेश खत्री ने एक मैसेज किया। दूसरी तरफ अयान और शाइना में थे। तभी अयान को मिस्टर बिराज की कॉल आई, तो अयान ने कॉल आंसर देते हुए कहा, क्या काम हो गया? मिस्टर बिराज ने दूसरी तरफ से हामी भर दी, तो अयान ने कहा, गुड, बाद में बात करते हैं। ये कहकर उसने कॉल काट दिया। तभी शाइना वहां आई और उसने अयान से सवाल करते हुए कहा, अयान तुम किससे बात कर रहे थे? शाइना का सवाल सुनकर अयान नर्वस हो गया। उसने बहाना बनाते हुए कहा, जी वो ऑफिस से कॉल थी। अपनी बात कहने के बाद वो जा ही रही थी कि शाइना को कुछ याद आया और उसने अयान से पूछा, अयान तुम कल बार में कैसे आ गए? तुम वहाँ क्या कर रहे थे? बोलो। एपिसोड 16। अयान कल तुम बार में कैसे आ गए थे? शाइना ने अयान से सवाल करते हुए कहा। जैसे ही अयान ने अपनी वाइफ की ये बात सुनी वो हैरान हो गया, मगर फिर शाइना की तरफ देखकर कहा, वो ऑफिस में एक दोस्त की शादी होने वाली है तो उसने पार्टी देने का कहा था। अयान वैसे तुम्हारे ऑफिस में काम करने वाले लड़के ने तुम्हें बार जैसे जगह पर पार्टी दी, वो इतना खर्चा कैसे कर सकता है? अयान ने कुछ सोचा और कहा, वो हमें ऑफिस की तरफ से बार के फ्री टिकट मिले थे, इसलिए हम वहां गए थे। अब शाइना के पास सवाल करने के लिए कुछ बचा नहीं था, इसलिए वो जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठ के अपने खाने का इंतजार करने लगी। अयान ने शाइना के प्लेट में खाना सर्व किया और दोनों साथ में लंच करने लगे। दूसरी तरफ नील कंस्ट्रक्शन की हवा में एक अलग ही टेंशन था। स्प्रिंग कंस्ट्रक्शन से आने के बाद मौर्य और नीरज नील की हालत गुस्से और चिढ़ से खराब हो रही थी। इस महेश खत्री की हिम्मत तो देखो, वो अमीरजादा की हमारी इंसल्ट कर रहा है। मौर्य ने गुस्से से तिलमिलाते हुए कहा। अपने बेटे की ऐसी बात सुनकर नीरज नील ने अपनी राय देते हुए कहा, मुझे लगता है कि जरूर उसे किसी ने ऐसा करने के लिए उकसाया होगा या फिर वो किसी वजह से ऐसा कर रहा है। महेश खत्री एक बहुत ही होशियार बिजनेसमैन है, वरना वो अमीरजादा खानदान के लिए काम नहीं कर रहा होता। पता नहीं वो हमें इतना तंग क्यों कर रहा है। अपने पापा की बात सुनते ही मौर्य ने इम्पल्सिव होकर कहा, अगर ऐसी बात है तो हमें कानून की मदद लेनी चाहिए। हमारे पास महेश खत्री ने साइन किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट है, हम उस पर केस कर देते हैं। 1-2 नोटिस देखेगा तो उसकी अक्ल ठिकाने आ जाएगी। मौर्य की बात सुनकर नीरज नील डिसएग्री करते हुए बोले, बेवकूफ़ी मत करो मौर्य, क्या तुम सच में अमीरजादा खानदान के खिलाफ जाना चाहते हो? जिस कोर्ट में तुम ये केस करोगे ना, उस पूरे के पूरे कोर्ट को खरीदने की ताकत रखते हैं अमीरजादा। क्या एक प्यादे के लिए तुम राजा से दुश्मनी मोल लेना चाहते हो? अपने पापा की कही ये बात सुनकर मौर्य का सारा गुस्सा धरा का धरा रह गया। उसने फिर सोचा कि अगर उसने गुस्से में ऐसा कोई कदम उठाया तो अमीरजादा खानदान उसे ऐसा गायब करेगा कि कोई भी उसे ढूंढ नहीं पाएगा। ये ख्याल ही मौर्य को डराने के लिए काफी था।
मौर्य ने फिर नीरज नील की तरफ देखकर कहा, पापा तो फिर अब हम क्या करें? नीरज नील खुद इस मैटर को लेकर परेशान थे, इसलिए उन्होंने मौर्य से कहा, पता नहीं, चलो पापा ऑफिस में आ गए होंगे, उनसे ही पूछ लेते हैं। मौर्य ने अपने पापा की बात पर हामी भरी और इस सब के लिए शाइना को जिम्मेदार ठहराते हुए बोला, ये सब शाइना की ही साजिश होगी, जरूर अपने पर्सनल रिलेशंस का इस्तेमाल करके शाइना ने महेश खत्री को हमारे खिलाफ भड़काया होगा। अब दादाजी ही बता सकते हैं कि इस मुसीबत से कैसे रास्ता निकालना है। इन दोनों बाप बेटे की जोड़ी के पास अब ये एक ही रास्ता बचा था, बाकी और वो दोनों कर भी क्या सकते थे। इसलिए मौर्य और नीरज नील परमानंद नील के ऑफिस में चले गए। दोनों ने एक एक करके जो कुछ भी हुआ उसके बारे में परमानंद नील को बता दिया। पूरी बात सुनने के बाद परमानंद नील के चेहरे का रंग काला पड़ गया। मौर्य ने फिर फ्रस्ट्रेटेड लगते हुए अपने दादाजी से कहा, दादाजी, ये सब जरूर उस शाइना का किया धरा है, आपके फैसले से नाराज होकर उसने ये सब किया होगा। मौर्य की बात सुनकर परमानंद नील एक गहरी सोच में पड़ गए। इस बारे में सोचते हुए उन्होंने मन ही मन में कहा, शाइना ऐसा नहीं कर सकती, बदला लेने की नियत शाइना की नहीं है। महेश खत्री जैसा कामयाब बिजनेसमैन सिर्फ किसी लड़की के लिए अपना काम और करियर खतरे में नहीं डाल सकता, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे उस निकम्मे घर जमाई पर शक हो रहा है। जैसे ही ये ख्याल परमानंद नील के दिमाग में आया, उन्होंने तुरंत अपने आप को समझाते हुए कहा, नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? अगर सच में उस अयान में इतनी होशियारी होती तो वो मेरे घर में क्या कर रहा होता? आज सुबह से ही परमानंद नील को अयान के बारे में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे। कई सारी पॉसिबिलिटीज थी, मगर फिर भी कुछ लॉजिकल नहीं लग रहा था। इसलिए परमानंद नील ने अयान के ख्याल को इग्नोर कर दिया। स्प्रिंग कॉर्पोरेशन की डील नील कंस्ट्रक्शन के बहुत ज़्यादा जरूरी थी, इसे किसी भी तरह से खोना परमानंद नील को बहुत बड़ा नुकसान करा सकता था। इसलिए किसी नतीजे पर पहुंचने के बाद उन्होंने मौर्य की तरफ देखकर कहा, मौर्य, अब बस एक ही रास्ता बचा है। अपने दादाजी की बात सुनकर मौर्य के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने घबराते हुए परमानंद नील से सवाल किया, आपकी बात का मतलब है कि? मौर्य आगे कुछ कह ही नहीं पाया। ऐसा कैसे हो सकता था? मौर्य की बात को पूरा करते हुए परमानंद नील ने कहा, जाओ, जाकर शाइना से माफी मांगो और उसे कैसे भी करके गना लो। जो भी हो, कल शाइना को कंपनी में वापस लौटना ही होगा। ऐसी बात नहीं थी कि परमानंद नील ने चाहकर ऐसा फैसला लिया था, वो खुद भी ऐसा नहीं चाहते थे। बाहर बालों के लिए दिखने में ये मौर्य के मुंह पर पड़ा हुआ थप्पड़ था, लेकिन परमानंद नील भी जानते थे कि ये थप्पड़ असल में उनके मुंह पर पड़ा था। शाइना को परिवार से बेदखल करने का फैसला परमानंद नील का था, मौर्य का नहीं। दादाजी, मौर्य परमानंद नील को ये कहकर मना करना चाहता था, मगर उनके गुस्से भरे एक्सप्रेशंस को देखकर उसने अपनी बात को मुंह में ही दबा लिया और बेमन से हामी भरते हुए बोला, ठीक है, मैं जाकर कोशिश करता हूँ। मौर्य वहां से जा ही रहा था कि परमानंद नील ने उससे कहा, कोशिश मत करो, काम पूरा करके आओ। शाइना कल ऑफिस में मौजूद होनी चाहिए। परमानंद नील के बात करने के लहजे में एक अजीब सा इमोशन था। शीर्य ने इस बात पर दांत पीस कर हामी भर दी और ऑफिस के बाहर चला गया। शाइना से माफी मांगने के ख्याल से ही मौर्य को अपने आप से नफरत हो रही थी, लेकिन क्या किया जा सकता था? किस्मत का लिखा कौन टाल सकता था? मौर्य को एक ही वक्त पर गुस्सा भी आ रहा था और अपने आप पर तरस भी आ रहा था। पता नहीं मेरे साथ ये क्या हो रहा है, लाइफ टॉर्नेडो राइड हो गई है। करीब करीब आधे घंटे के बाद शाइना का फोन बजा, मगर जब उसने कॉलर्स इड पर मौर्य का नाम देखा तो उसने तुरंत कॉल काट दी। इस बात से मौर्य को बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो कर भी क्या सकता था? तो उसने कोई चारा ना होने के मारे एक बार फिर से शाइना को कॉल किया। इस बार शाइना फिर से कॉल काटना चाहती थी, लेकिन अयान ने फोन उठा लिया। क्या बात है? अयान ने शाइना की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा। अयान की आवाज सुनकर मौर्य का मुंह बन गया। उसने अयान को हुक्म देने के अंदाज से कहा, शाइना कहाँ है? मुझे उससे बात करनी है। अयान को ऐसे ही किसी जवाब की उम्मीद थी, मगर उसने बिना ज्यादा रिएक्ट किए मौर्य से कहा, वो सो रही है। अब अयान मौर्य के सब्र को खींच रहा था। मौर्य से रहा नहीं गया और उसने एक बार फिर से ऑर्डर करते हुए अयान से कहा, तो उसे जगाओ, मुझे उससे जरूरी बात करनी है। मौर्य को जल्द से जल्द इस मैटर को सॉल्व करना था, लेकिन अयान की वजह से उसे देर हो रही थी। मौर्य की बात के जवाब में अयान ने बिना कुछ कहे कॉल काट दी। दूसरी तरफ से बज रही बीप को सुनकर मौर्य गुस्से से तिलमिला उठा और उसने गुस्से में अपने बड़े से बंगले के लिविंग रूम के एंटीक शो पीस को जमीन पर दे मारा। अपने बेटे के चेहरे को देखकर नीरज नील समझा गए कि बात बिगड़ रही थी। उन्होंने मौर्य से कहा, उसे एक बार फिर कॉल करो। मौर्य ने बेमन से एक बार फिर कॉल किया। फिर से अयान ने ही कॉल उठाया तो मौर्य ने कहा, अयान, मेरा दिमाग मत घुमाओ। अयान ने हंसते हुए मौर्य से पूछा, कहो, तुम्हें क्या कहना है? मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। मौर्य के पास दूसरा ऑप्शन नहीं था, तो उसने अयान से कहा, अयान, शाइना से कहो कि अगर वो मेरी बात माने और अपनी होशियारी पर लगाम लगाए तो मैं उसे कंपनी में वापस आने का मौका दे सकता हूँ।
मौर्य ने अपनी बात इस अंदाज में कही थी मानो वो कोई चैरिटी कर रहा था। क्या अयान नहीं जानता था कि मौर्य के इतने तड़पने के पीछे क्या वजह थी? अयान खुद इस पूरे गेम का मास्टरमाइंड था। अयान ने मौर्य से सवाल किया, अच्छा तो ऐसी बात है, और अगर शायना मना कर दे तो? मौर्य को लगा जैसे अयान उसकी बातों में आ रहा था, तो उसने बहुत अकड़ के साथ कहा, तो वो कभी भी नील कंस्ट्रक्शन में लौट नहीं पाएगी। ये सुनकर अयान की हंसी नहीं रुक रही थी। उसने मौर्य से कुछ कहे बिना ही कॉल काट दिया। अयान के ऐसा करने के बाद शायना ने उसके तरफ देखकर कहा, ये तुमने क्या किया? क्या शायना अयान से नाराज हो गई थी? एपिसोड 17। अयान ने कॉल काट दी। ये देखकर मौर्य ने गुस्से में अपना फोन ही फेंक दिया। मौर्य की आंखें इस वक्त गुस्से से लाल हो रही थी। बस बहुत हुआ, तुम्हारे दादाजी ने तुमसे कहा था कि शायना से माफी मांगो और तुमने अभी अभी फोन पर क्या बकवास की? नीरज नील ने अपने बेटे से नाराज होकर कहा। उनके नजरिए से इस सब बस वक्त जाया करना था। मौर्य ने कहा, लेकिन पापा मैं कैसे? अब जब मैं खुद उस शायना से बात करना चाहता हूं तो यो नखरे दिखा रही है, और रही बात उस अयान की तो वो मुझे गुस्सा दिलाने का एक भी मौका नहीं छोड़ रहा। आज तो उसने हद ही कर दी, कमीना मेरी बात काट रहा है। नीरज नील अपने बेटे के गुस्से से अनजान नहीं थे, मगर ये सिचुएशन अब उनके सब्र का अंजाम ले रही थी। इसलिए नीरज नील ने अपना गुस्सा दबाने की कोशिश की और मौर्य को समझाते हुए बोले, कुछ तोहफे खरीदो और शायना के घर जाके सीधे उससे माफी मांगो। जितना जल्दी ये मामला खत्म होगा उतना बेहतर होगा। अपने पापा की ये बात सुनकर मौर्य ने नाक सिकुड़ते हुए कहा, पापा उस शायना से माफी मांगने से मेरी इज्जत ही क्या रह जाएगी? नीरज नील अपने बेटे की हालत को समझ रहे थे, लेकिन इस वक्त क्या करना जरूरी था उन्हें इस बात का ज्यादा ख्याल था। इस वजह से नीरज नील ने मौर्य को डांट लगाते हुए कहा, तुम्हारी इज्जत ज्यादा जरूरी है या फिर स्प्रिंग कॉर्पोरेशन की डील? अब मौर्य को भी इस बात का अंदाजा हो गया कि उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, तो इसलिए उसने अपने पापा की तरफ देखकर डिटर्मिन्ड अंदाज में कहा, ठीक है पापा, उस शायना को और उसके निकम्मे पति को कुछ दिन की खुशी दे ही देते हैं। अपनी ये बात कहने के बाद मौर्य नीरज नील के साथ शायना के घर आने के लिए निकल गया। दूसरी तरफ अयान और शायना के घर में। ये तुमने क्या किया? शायना ने अयान से सवाल करते हुए कहा। अयान ने जब ये सवाल सुना तो उसे लगा कि शायद शायना को उसका ऐसा करना अच्छा नहीं लगा था, मगर इसके पहले कि अयान अपनी वाइफ से माफी मांगता, शायना ने उससे आगे कहा, बहुत अच्छा किया, उस मौर्य के साथ ऐसा ही करना चाहिए। शायना अपनी बात कहते हुए मुस्कुराने लगी। बहुत देर तक दोनों यूं ही हंसते खिलखिलाते हुए बातें कर रहे थे। कब शाम हो गई पता ही नहीं चला। मिसेस कामिनी नील भी हॉस्पिटल से घर आ गई। अब शेखर नील की तबीयत थोड़ी बेहतर हो रही थी। अंदर आते ही उन्होंने देखा कि अयान और शायना आपस में गप्पे लड़ा रहे थे। ये देखकर मिसेस कामिनी नील का मुंह बन गया। उन्होंने मन ही मन में कहा, इस निकम्मे अयान ने सब कुछ बिगाड़ कर रख दिया है, मगर फिर भी शायना को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। पता नहीं ये फैला हुआ रायता कब ठीक होगा। अब जब वो कुछ भी नहीं कर सकती थी तो इसलिए उन्होंने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया। मिसेस कामिनी नील अंदर आई ही थी कि दूर बेल बजने लगी। पता नहीं कौन आया है, मिसेस कामिनी नील ने अपने आप से ही कहा और बेमन से दरवाजा खोलने चली गई, मगर जब मिसेस कामिनी नील ने देखा तो वो दंग ही रह गई। मिसेस कामिनी नील ने देखा कि दरवाजे के बाहर उनके जेठ जी नीरज नील और उनका बेटा मौर्य खड़े थे। आज पहली बार वो दोनों बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ मुस्कुराते हुए यहाँ आए थे। मौर्य ने तो मिसेस कामिनी नील को हैरान ही कर दिया। उसने अपनी छोटी चाची के आगे झुककर उनके पैर भी छू लिए, मगर फिर भी मिसेस कामिनी नील ने उससे आशीर्वाद में कुछ भी नहीं कहा। आखिरकार उनके इस बिगड़ेल भतीजे ने शायना की जिंदगी अमलोस्ट बर्बाद ही कर दी थी। मिसेस कामिनी नील का दिल इतना बड़ा तो नहीं था कि मौर्य को माफ कर देती। उन्होंने ने बस बेमन से नीरज नील और मौर्य को अंदर आने का कहा। जब काउच पर बैठे अयान और शायना ने उन दोनों को वहां देखा तो जान बुझाकर नीरज नील और मौर्य को नजरअंदाज कर दिया। शायना आराम से अपने काउच पर पैर फैलाकर बैठी हुई थी और अयान उसे फ्रूट्स काट के खिला रहा था। ये नज़ारा देखकर मौर्य को इतना गुस्सा आ रहा था कि अगर उसके मतलब की बात ना होती तो वो आज जरूर एक बार फिर से शायना और अयान से लड़ना शुरू कर देता, मगर वो खामोश रहा। कुछ देर के ऑकवर्ड सन्नाटे के बाद नीरज नील ने फाइनली अपना मुंह खोला। वो शायना की तरफ देखकर प्यार भरे लहजे में बोले, शायना बेटा, तुम्हारे और मौर्य के बीच में जरूर कोई गलतफहमी हुई है। अयान ने इस बात को सुनते ही शायना के चाचा जी से सवाल करते हुए कहा, कैसी गलतफहमी? अयान के इस सवाल को सुनकर नीरज नील के चेहरे का रंग सफेद पड़ गया। इस निकम्मे घर जमाई का इस तरह बीच में बोलना उन्हें खास पसंद नहीं आया था। एकदम से उन्हें एक ख्याल आया और वो अपने आप से ही बोले, शायना को अपनी तरफ करने में और स्प्रिंग कॉर्पोरेशन से हुई इस डील को हथियाने में बस एक ही रुकावट है, और वो है ये अयान। पता नहीं इस नालायक लड़के में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई। उसने सिर्फ पापा को ही अपोज नहीं किया है, मगर अब वो शायना से रिलेटेड सब कुछ अपने कंट्रोल में लेने लगा है। नीरज नील के गन में चल रही बात उनके बेटे मौर्य से छिपी नहीं थी।
उसने गुस्से अयान की तरफ देखकर कहा, अयान अच्छा होगा कि तुम अपने काम से काम रखो, हमारे बीच में मुंह मारने का हक तुम्हें किसने दिया? इस सब से तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। मौर्य की ये बात सुनकर अयान के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। वो कुछ कहने ही वाला था कि शाइना ने मौर्य से कहा, अगर अयान का इस सब से कोई मतलब नहीं है तो मेरा भी नहीं है। अपनी बीवी की कही ये बात सुनकर अयान के दिल में नरमी छा गई। शाइना उसे इस बात का एहसास दिलाया था कि अयान शाइना के लिए कितना जरूरी था, मगर शाइना की इस तरफदारी से मौर्य का दिल जलने लगा। उसने गुस्से से अपने दांत पीसे और चुप हो गया। एकदम से नीरज नील की नज़रें अब आयन पर आकर रुक गई। वो समझ गए कि अब शाइना के फैमिली से रिलेटेड हर बात अयान से कंट्रोल में थी। भले ही वो इस बात से हैरान थे, लेकिन अब यही हकीकत थी। उगते सूरज के सामने झुकना प्रकृति का असूल है, और यही ध्यान में रखते हुए नीरज नील ने अयान से पूछा, अयान तुम्हें क्या लगता है? मगर बजाय इसके से अयान नीरज नील के सवाल का जवाब देता, उसने उनसे ही उल्टा सवाल किया, क्या आप यहाँ पर माफ़ी मांगने आए हैं? अयान के इस स्ट्रेट फॉरवर्ड अंदाज से ना नीरज नील और ना ही मौर्य खुश थे, मगर अब वो कर भी क्या सकते थे। नीरज नील ने जवाब में कहा, हाँ, मौर्य की नादानी की वजह से कल शाइना के बारे में कुछ गलत अफवाहें फैली। उन झूठी अफवाहों की वजह से शाइना को और नील परिवार को बहुत नुकसान हुआ है। मौर्य ने इस मामले में बहुत बड़ी गलती की है। अपनी बात को रोकने से ठीक पहले नीरज नील ने मौर्य को आंखों से कुछ कहने का इशारा किया। मौर्य भी किसी रंग बदलते गिरगिट की तरफ बहुत ही पोलाइट अंदाज में शाइना से बोला, शाइना, कल जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारे भाई की गलती थी, लेकिन अब मैं जान गया हूं कि मुझे वो अफवाहें नहीं फैलानी चाहिए थी। मुझे प्लीज़ माफ़ कर दो। मुझे उम्मीद है तुम अपने बड़े दिल से मेरी इस गलती को माफ़ कर दोगी। अपनी बात कहते हुए मौर्य ने नज़रें झुका ली ताकि उसकी आंखों में झलक रही नफरत ना दिखे, और शाइना की माफ़ी का इंतजार करने लगा। मगर आगे शाइना ने जो कहा उसे सुनकर सिर्फ मौर्य ही नहीं, नीरज नील भी हैरान रह गए। शाइना बोली, मौर्य, क्या वो बस अफवाहें थी? अब तक मौर्य इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं था कि इस पूरी साजिश के पीछे उसका ही हाथ था। शाइना के सवाल को सुनकर मौर्य का चेहरा जम गया। उसने अपने आप को बचाने के इरादे से कहा, शाइना, तुम कहना क्या चाहती हो? शाइना ने मौर्य की बात पर नॉर्मल रिएक्ट करते हुए कहा, मेरा कोई मतलब नहीं है मौर्य, अब तुम यहाँ से निकल जाओ। अगर अभी भी मौर्य ये बात मानने से इनकार कर रहा था तो शाइना को बात बढ़ाकर अपने एनर्जी और टाइम वेस्ट करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। अब इस पॉइंट पर नीरज नील को अपने बेटे पर थोड़ा थोड़ा शक होने लगा। क्या मौर्य का इस सब से कोई लेना देना था? अगर सच में मौर्य ने ही शाइना को इस मुसीबत में फंसाया था तो माफ़ी मांगने का कोई मतलब नहीं था। बेवकूफ़ मौर्य। उसकी ऐसी घिनौनी हरकत के बाद शाइना ने पुलिस में रिपोर्ट नहीं की है। इसमें ही मैं अपने आप को खुश नसीब मानता हूँ। मौर्य ने इस बार हमें बहुत बड़ी मुसीबत में फंसा दिया है। आज नीरज नील अपने बेटे से बहुत नाराज थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने गुस्से पर काबू करते हुए शाइना से कहा, शाइना, मैं जानता हूं कि मौर्य ने बहुत बड़ी गलती की है जिसे माफ़ नहीं किया जा सकता, मगर चाहे जो भी जो जाए, हक एक परिवार है। हम बात करके इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देंगे। नीरज नील की ये बात सुनकर अयान इस तरह हंसने लगा मानो उनका मजाक उड़ा रहा हो। उसने नीरज नील से हंसते हुए कहा, परिवार? अब जब हम एक परिवार है तो क्यों ना बात करके स्प्रिंग कॉर्पोरेशन की डील शाइना को दे दे। अयान की बात पूरी होने से पहले ही मौर्य ने मना करते हुए कहा, बिल्कुल नहीं। मौर्य को डर था कहीं नीरज नील इस बात पर हामी ना भी दे। स्प्रिंग कॉर्पोरेशन की ये डील उसके लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी थी। वो ऐसे कैसे सब कुछ शाइना को दे सकता था? अयान ने ऐसे ही किसी रिएक्शन की उम्मीद की थी। उसने कहा, क्या इस एटीट्यूड से माफ़ी मांगी जाती है? अयान जानता था कि शाइना से इस बात की उम्मीद की गई थी कि वो इस डील पर काम करे, मेहनत करे, मगर उससे आने वाला प्रॉफिट पूरा नील परिवार आपस में बांटना चाहता था। पूरा प्रॉफिट शाइना के लिए मांगना अयान की महज एक चाल थी। नीरज नील ने हमेशा की तरह हालत संभालने की कोशिश करते हुए कहा, ऐसा नहीं हो सकता। हम शाइना को दूसरे तरीके से कॉम्पेंसेट करेंगे। वो ऑफिस में आकर अपना काम वापस शुरू कर सकती है। पापा से बात करके मैं शाइना को वो 6 मंजिला बिल्डिंग भी वापस लौटा दूंगा, और हाँ, शाइना को स्प्रिंग कॉर्पोरेशन की डील का 5% प्रॉफिट भी मिलेगा। अपनी बात पूरी करने के बाद नीरज नील अयान की तरफ उम्मीद भरी नज़रों से देखने लगे। आफ्टर ऑल इस घर का डिसीजन मेकर अयान ही तो था। इतना शाइना के लिए ज़रूरत से भी ज़्यादा है। मुझे लगता है मैंने जो ऑफ़र की है उसे अयान और शाइना रिजेक्ट नहीं कर पाएंगे। नीरज नील ने मन ही मन में कहा। अब बस वो एक हाँ का इंतजार कर रहे थे, मगर जब अयान ने कुछ कहा तो उनके चेहरे का रंग हो उड़ गया। 5%? चाचा जी, आपका दिल तो बहुत बड़ा है। अयान की बात सुनकर नीरज नील ने अपनी ऑफर को एक्सप्लेन करते हुए कहा, अयान, 5% प्रॉफिट को कम मत समझो, उतने में तुम सब आराम से अपनी पूरी जिंदगी बिता सकते हो। नीरज नील अयान की अभी की हालत की अच्छे से जानते थे। फिलहाल अयान एक महीने के कुछ 10 से 12 हज़ार कमाता था, और फिर भी वो 5% को कम समझ रहा था। अयान ने इस बात पर कुछ रिएक्ट नहीं
किया और बहुत ही काम अंदाज में अपना फैसला सुनाते हुए कहा, ठीक है चाचा जी, अब आप वापस जाइए और परमानंद नील से कहिए कि जब तक वो खुद शाइना से माफ़ी नहीं मांगते और स्प्रिंग कॉर्पोरेशन की पूरी डील शाइना को नहीं सौंपते वो वापस नहीं आएगी। अगर ऐसा होता है तो ही हम आगे बात करेंगे। भले ही अयान ने अपनी बात किसी इम्पल्स के बिना कही थी, मगर उसके हर एक शब्द को सुनकर वहां मौजूद हर कोई हैरान रह गया। मौर्य और नीरज नील की आंखें तो खुली की खुली ही रह गई थी। क्या अयान पागल हो गया था? पहले कुछ मिनट तो दोनों बाप बेटे की बोलती ही बंद हो गई थी, लेकिन फिर नीरज नील ने अयान से कहा, लगता है कि शुरुआत से ही तुम अपना और हमारा वक्त जाया करना चाहते थे। अयान, क्या तुम जानते हो कि पापा से माफ़ी मंगवाने का क्या नतीजा हो सकता है? नीरज नील की बात सुनकर अयान ने बहुत ही बेफिक्र अंदाज में कहा, नतीजा? मैं भी देखना चाहूँगा कि अब मुझे किन नतीजों का सामना करना पड़ता है। अयान को इस बात से क्या फ़र्क पड़ रहा था, एक परमानंद नील हो या 10, अयान तो उन सब के अपने उंगली के एक इशारे से ऐसे नचा सकता था। उसे किसी नतीजे से अंजाम से कोई डर नहीं था। अयान के इस जवाब से नीरज नील समझ नहीं पा रहे थे कि उन्हें कैसे रिएक्ट करना चाहिए, लेकिन मौर्य ने अयान को बेवकूफ़ समझकर उससे कहा, तो फिर ठीक है। उम्मीद है कि जब तुम्हारे सामने मुश्किलें होंगी तब भी तुम इतने ही बेफिक्र और बेशर्म बनकर उनका सामना करोगे। मौर्य ने अयान के इतने ढीठ होकर जवाब देने की उम्मीद नहीं की थी, मगर अब वो अयान और शाइना की होने वाली हालत को सोचकर एक्साइटेड हो रहा था। अपनी बात कहने के बाद मौर्य और नीरज नील वहां से चले गए। उनके जाने के बाद जब अयान ने पीछे मुड़कर देखा तो मिसेस कामिनी नील उसे गुस्से से घूर कर देख रही थी। उन्होंने अयान से सवाल करते हुए कहा, अयान तुम किसके भरोसे पर ये सब कर रहे हो? कौन है जो तुम्हें मदद कर रहा है? अयान ने ईमानदारी से इस सवाल का जवाब देते हुए कहा, नहीं तो मोहम्मद कोई भी मेरी मदद नहीं कर रहा। तुम निकम्मे हो, तुमसे एक भी काम सही से नहीं होता। जब मिसेस कामिनी नील अयान को डांट रही थी तो शाइना ने अयान से सवाल करते हुए कहा, अयान तुम अपनी असलियत कब तक छिपाने वाले हो? मॉम को सब कुछ सच सच बता क्यों नहीं देते? अयान क्या सच छुपा रहा है? एपिसोड 18। अयान तुम अपनी असलियत कब तक छिपाने वाले हो? मॉम को सब कुछ सच सच बता क्यों नहीं देते? शाइना ने अयान से कहा। शाइना की बात सुनकर अयान दंग रह गया। वो खुद भी नहीं जानता था कि शाइना किरा असलियत और सच की बात कर रही थी, इसलिए वो बिना किसी एक्सप्रेशंस के शाइना की तरफ देखने लगा। शाइना ने फिर मिसेस कामिनी नील से कहा, मॉम अयान आपको बताने के लिए नर्वस हो रहा है। एक्चुअली बात ऐसी है कि स्प्रिंग कॉर्पोरेशन का जो सीईओ है ना, वो अयान का कॉलेज के टाइम का दोस्त है। मैं तो चाचा जी और मौर्य को घर पर देखकर हैरान ही रह गई थी, मगर बाद में मुझे याद आया कि अयान तो अपनी बेटी की कही ये बात सुनकर मिसेस कामिनी नील का मुंह बन गया। उन्होंने अयान से सवाल करते हुए कहा, क्या दोस्त है? तुम दोनों एक ही कॉलेज में थे, तो फिर वो इतनी बड़ी कंपनी में सीईओ बन गया और तुम होके कुछ नहीं कमाते, ऐसा क्यों? वैसे अगर तुम दोनों इतने पुराने दोस्त हो तो वो तुम्हारी मदद क्यों कर रहा है? अपनी सासू माँ के इतने सारे सवाल सुनकर अयान ने बहुत ही सफाई से बहाना बनाते हुए कहा, जी वो कॉलेज के दिनों में मैंने उसकी थोड़ी मदद कर दी थी, इस ही वजह से हम पक्के दोस्त हैं। अयान का बहाना तो काफ़ी अच्छा था। मॉम आप परेशान मत होइए, उसने मुझे वादा किया है सब सही से हो जाएगा। अयान की बात सुनकर मिसेस कामिनी नील वहां से चली गई। जाते हुए उन्होंने मन ही मन में कहा, अगर ये अयान भी उस महेश खत्री की तरह होता तो मुझे ब्लड प्रेशर की दवाई खाने की जरूरत ही ना पड़ती। खैर छोड़ो, अब जो भी है मेरा दामाद है। अगली सुबह पूरे नील परिवार और उनके एम्प्लॉइज को इस बात का पता चल गया कि शाइना ने वापस आने की क्या थतें रखी थी। परमानंद नील से माफी मंगवाने की शाइना की हिम्मत को देखकर सभी उसके बारे में तरह तरह की बातें बना रहे थे। नील परिवार में परमानंद नील उन सब के लिए किसी भगवान से कम नहीं थे, उनके सभी पर कई सारे एहसान थे। और दूसरी तरफ शाइना, वो एक बेवकूफ़ लड़की थी जिसने एक बहुत ही गरीब लड़के से शादी की थी। वो लड़का जो ना ही कुछ कमाने के लायक था और ना ही अपनी बीवी को संभालने के, मगर फिर भी किसे पता था कि असल में सच्चाई क्या थी। सुबह से मिसेस कामिनी नील को उनके रिश्तेदारों के कॉल्स आ रहे थे जो उन्हें भला बुरा सुना रहे थे। अब तो मिसेस कामिनी नील और शाइना परेशान हो गई थी कि तभी दूर बेल बजने लगी। शाइना, देखो ना, तुम्हारे उस निकम्मे अयान की वजह से सब घर पर हमसे झगड़ा करने आ रहे हैं। इस लड़के को तो मैं आज। ये कहते हुए मिसेस कामिनी नील ने दरवाजा खोला। जब उन्होंने देखा कि दरवाजे के बाहर कौन खड़ा था तो उनकी बोलती ही बंद हो गई। शाइना भी इस डर से बाहर आ गई कि कोई उसकी मॉम को बातें ना सुना दे, लेकिन उसने देखा कि दरवाजे पर खुद परमानंद नील खड़े थे। आज पहली बार पूरी जिंदगी में पहली बार परमानंद नील अपने छोटे बेटे के घर आए थे। शाइना इस बात से हैरान थी। उसने देखा कि उसके दादाजी अकेले नहीं थे, उनके साथ नीरज नील, मौर्य, सिमरन और उसके पापा प्रकाश नील भी मौजूद थे। उन सब को देखकर शाइना और मिसेस कामिनी नील के दिल में तहलका मचा हुआ था, लेकिन अयान वो इस तरह काम था कि ये सब होने की उसे बहुत पहले से ही उम्मीद थी।
वो जानता था कि परमानंद नील के पास हार मानने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं था। भले ही नील परिवार के लोगों की नज़रों में परमानंद नील एक बहुत ही कामयाब और अच्छा इंसान था, लेकिन अयान के लिए वो किसी चालाक लोमड़ी से कम नहीं था जो ज़रूरत आने पर उसी के सामने झुक जाए जिसे मारने की साजिश कर रहा हो। इसी वजह से अयान के लिए परमानंद नील का यहाँ आना कोई हैरानी की बात नहीं थी। जैसे ही परमानंद नील ने घर के अंदर अपने कदम रखे वो एक एक करके सबकी तरफ देखने लगे। शाइना और मिसेस कामिनी नील की हैरानी उन्होंने देख रही थी, जो कि जाहिर सी बात थी, मगर जब परमानंद नील की नज़रें अयान की नज़रों से जाकर मिली तो वो दंग रह गए। अयान की आंखों में कोई हैरानी नहीं थी, उल्टा वो परमानंद नील की तरफ इस तरह देख रहा था मानो वो उसका मजाक उड़ा रहा हो। अयान के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी जिसे देखकर आनंद नील ने मन ही मन में कहा, आज कई सालों में पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने कोई गलती कर दी है। जब उस दिन अयान ने कहा था कि हमें शाइना को दुख पहुंचाने की कीमत चुकानी पड़ेगी तो वो गलत नहीं कह रहा था। एक पल के लिए परमानंद नील के माथे पर पसीने की एक परत बन गई थी। वो आज एक बात जान गए थे कि अयान 3 साल से सोया हुआ एक शेर था, एक बहुत ही खतरनाक शेर, जिसे जगाना उनके लिए बहुत जिल्लत लेकर आया था। परमानंद नील अंदर से पूरी तरह से हिल गए थे। उन्होंने जाकर सोफे पर बैठते हुए दिल ही दिल में कहा, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि अयान ने नील परिवार में शादी क्यों की, और अगर की भी तो वो 3 साल से ऐसे क्यों जी रहा था कि वो कुछ नहीं कर सकता। जो लड़का मुझे किसी से माफ़ी मांगने के लिए मजबूर कर सकता है वो कुछ भी कर सकता है। क्या ये नील परिवार का बिजनेस टेक ओवर करना चाहता है? अगर ऐसी बात है तो ये लड़का तोप की बारूद से कम नहीं। इस लड़के के अंदर सिर्फ टैलेंट और होशियारी ही नहीं, बहुत सब्र भी है, जिसके चलते ये जिंदगी में हर जंग को जीतने की ताकत रखता है। इस सब के बारे में सोचते हुए परमानंद नील इतने घबराए हुए थे कि अयान की तरफ देखने से भी डर रहे थे। तभी मिसेस कामिनी नील ने परमानंद नील के पैर छूकर कहा, पापा जी आप कैसे हैं? क्या मैं आपके लिए चाय बना दूं? अपनी बहू की बात सुनकर परमानंद नील अपने होश में वापस लौटे और उन्होंने कहा, नहीं कामिनी, कोई तकलीफ करने की जरूरत नहीं है। आगे उन्होंने अपनी नज़रें शाइना पर रोकी और उससे बोले, शाइना बेटा मैं सीधे मुद्दे पर आऊँगा, जो कुछ भी हुआ उसे भूल कर ऑफिस वापस आ जाओ। मुझे उम्मीद है कि बीती बातों को पीछे छोड़कर स्प्रिंग कॉर्पोरेशन की डील को अच्छे से संभाल लोगी। अब जब उन्होंने इतना कहा था तो शाइना मना करके रूड नहीं दिखना चाहती थी, इसलिए उसने अपने दादाजी की बात पर हामी भर दी। अब इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता था कि परमानंद नील ने माफ़ी मांगी थी या नहीं, क्योंकि उन्होंने बहुत ही होशियारी से खुद शाइना को वापस लौटने के लिए मना लिया था। अब अगर फिर भी अयान उन्हें शाइना से माफ़ी मांगने के लिए इंसिस्ट करता तो ये उसका बचपना होता, इस वजह से अयान ने कुछ नहीं कहा। शाइना की हामी को जानने के बाद परमानंद नील तुरंत मंदिर जाने का बहाना बनाकर वहां से चले गए। उनके जाने के बाद मिसेस कामिनी नील ने अपनी बेटी की तरफ एब्सेंट माइंडेड होकर देखा और उससे सवाल करते हुए बोली, शाइना बेटा क्या मैं कोई सपना देख रही हूँ? क्या सच में तुम्हारे दादाजी ने स्प्रिंग कॉर्पोरेशन की डील की पूरी जिम्मेदारी तुम्हें दे दी है? अपनी माँ के सवाल का जवाब देते हुए शाइना की आंखें चमकने लगी। उसने बहुत ही खुश होकर मिसेस यामिनी नील से कहा, मॉम ये कोई सपना नहीं है, अब वो प्रोजेक्ट मेरा है। अपनी बात कहने के बाद शाइना ने अयान की तरफ देखा। अयान ने उससे कुछ भी नहीं कहा था, लेकिन शाइना ये अच्छे से जानती थी कि ये सब सिर्फ और सिर्फ अयान की वजह से ही हो रहा था। मिसेस कामिनी नील को भी अब अयान से कोई शिकायत नहीं थी, उल्टा वो अपने दामाद से बहुत इम्प्रेस्ड लग रही थी। आज तक पापा जी कभी भी हमारे घर नहीं आए थे, मगर इस बार वो आए भी और शाइना को इतनी बड़ी जिम्मेदारी भी दे दी, सच में अयान को मानना पड़ेगा, मिसेस कामिनी नील ने मन ही मन में कहा। सबके जाने के बाद अयान किचन में गया और ब्रेकफास्ट तैयार करने लगा। अयान के लिए ये रात कोई बड़ी बात नहीं थी, उसके एक कॉल से ये पूरा काम हो गया था। अयान को अब एक बात की तसल्ली हो गई थी कि आगे से नीरज नील हो या मौर्य और सिमरन, कोई भी शाइना को परेशान करने से पहले 10 बार सोचने वाले थे। ब्रेकफास्ट करने के बाद शाइना सीधे स्प्रिंग कॉर्पोरेशन के ऑफिस गई और महेश खत्री के साथ मीटिंग के बाद इस डील पर उसका काम ऑफिशियली शुरू हो गया। 2 दिनों के बाद परमानंद नील ने इस डील के मिलने का सेलिब्रेशन करने के लिए एक बड़ी सी पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन किया। इस पार्टी के दरमियान पूरे शिमला शहर के सामने इस बात का अनाउंसमेंट किया गया कि शाइना नील को स्प्रिंग कॉर्पोरेशन के प्रोजेक्ट का हेड बनाया गया था। इस पार्टी की वजह से शाइना कई लोगों के अटेंशन का शिकार बन गई थी। शिमला के बिजनेस सर्कल में हर कोई शाइना के नाम के ही चर्च कर रहा था। बहुत लोग जानते थे कि नील कंस्ट्रक्शन की नई सीईओ जितनी होशियार है उतनी ही खूबसूरत भी है। शहर के बड़े बड़े फैमिलीज के बेटे शाइना में इंटरेस्ट ले रहे थे, लेकिन फिर जल्द ही ये बात बाहर आ गई कि शाइना की 3 साल पहले ही शादी हो गई थी। कुछ लोग अयान को गोल्ड डिगर कहकर बुला रहे थे तो कुछ लोगों के लिए वो एक बहुत ही लकी इंसान था। अयान खुद नहीं जानता था कि इन सारे गॉसिप्स पर उसे हंसना चाहिए या रोना चाहिए, मगर शाइना की वजह से पूरे शिमला में नील परिवार का निकम्मा घर जमाई बहुत फेमस हो गया था।
पार्टी के अगले दिन शाइना ने छुट्टी ले ली और सुबह सुबह वो अयान के कमरे में आ गई। अयान अपने रूम में कॉफ़ी पीते हुए न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। जब उसने देखा कि शाइना आई थी तो उसने मुस्कुराकर अपनी बीवी से कहा, गुड मॉर्निंग, क्या आपको भी कॉफ़ी पीनी है? मैं अभी ले आता है। अयान के इस सवाल को सुनकर शाइना ने ना में सर हिला दिया और बोली, नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम क्या कर रहे हो? अयान ने हाथ में पकड़ा न्यूज़पेपर शाइना की तरफ बढ़ा दिया और हंसते हुए बोला, शाइना, आपकी पार्टी ने मुझे जाना माना गोल्ड डिगर बना दिया है। अयान ने ये बात बस मजाक में ही कही थी, लेकिन जब शाइना ने ये बात सुनी तो उसके दिल में दर्द होने लगा। शाइना ने देखा कि न्यूज़पेपर में पार्टी में खींची हुई कई सारी फोटोज़ थी और उसमें शाइना के साथ साथ अयान का भी जिक्र किया गया था, मगर ये जिक्र कुछ पॉजिटिव नहीं था बल्कि अयान के बारे में भली बुरी बातें लिखी गई थी। ये देखकर शाइना का मुंह बन गया और उसने मन ही मन में कहा, इस न्यूज़पेपर को अब एक नोटिस भेजना पड़ेगा। इनकी हिम्मत कैसे हुई अयान के बारे में ऐसा सब कुछ लिखने की? फिर शाइना ने अयान की तरफ देखा और उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए बोली, अयान, आई एम सॉरी, ये सब मेरी वजह से हो रहा है। सच में ये मीडिया वाले तो बस राई का पहाड़ बनाने का मौका ढूंढते हैं, लेकिन ट्रस्ट मी, मैं ये सब ठीक कर दूंगी, प्रॉमिस। अयान से ये सब कहते हुए शाइना की आंखें नम हो गई थी। ये देखकर अयान को बहुत ही अच्छा लगा कि शाइना अब उसके बारे में सोचने लगी थी। वो अयान के फीलिंग्स को कंसिडर करने लगी थी, इसलिए अयान बहुत खुश था, लेकिन वो शाइना को परेशान नहीं करना चाहता थी। इसलिए उसने शाइना से कहा, शाइना, आप बिना वजह परेशान हो रही है, मुझे इस सब से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको इतना ज़्यादा सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आपके कंधों पर काम की बड़ी जिम्मेदारी भी है, इसलिए आप मेरी फिक्र करना छोड़ दीजिए, ठीक है? शाइना को ये जानकर बहुत राहत मिली कि उसके हस्बैंड को उसकी कितनी चिंता थी, तो इसलिए शाइना ने अयान की तरफ देखकर हौ में सर हिला दिया। एकदम से शाइना ने अपनी नज़रें अयान से फेर ली और एक गहरी सांस लेने लगी। शाइना को याद आया कि वो अयान से मिलने क्यों आई थी। उसने कहा, अयान, वो आ रही है। कौन आ रहा था? एपिसोड 19। अयान, वो आ रही है। कौन कौन आ रही है? हमें एयरपोर्ट जाना है, वो आ रही है रूपाली। शाइना का ये जवाब सुनकर अयान का मुंह बन गया। वो अजीब लड़की, क्या वो वापस आ गई है? लेकिन वो क्यों आ रही है? अयान के ऐसे वियर्ड रिएक्शन को देखकर शाइना ने उससे कहा, अरे ये तुम क्या कह रहे हो? अजीब लड़की? वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है और 3 सालों के बाद वापस आ रही है। चलो अब जल्दी से रेडी हो जाओ, देर मत करो, मैं उससे मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड हैं। अयान ने शाइना की तरफ देखकर एक अजीब सी स्माइल दी और मन ही मन में बोला, आने वाले दिन मेरे लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं होने वाले हैं। इस बड़े से शिमला शहर में अगर अयान अमीरजादा किसी से डरता था तो वो मिसेस कामिनी नील के बाद वो रूपाली गुप्ता थी। रूपाली शाइना ली बचपन की और इकलौती दोस्त थी। वो सच में एक अजीब सी लड़की थी। मिसेस कामिनी नील की तरह ही रूपाली गुप्ता को भी अयान से बहुत चिढ़ थी। 3 साल पहले शाइना की मॉम के साथ उसने भी अयान और शाइना की शादी के लिए अपना अपोज बिना डरे दिखाया था। जब अयान एयरपोर्ट जाने के लिए बेगन से तैयार हो रहा था, एकदम से उसे उसकी सुहाग रात वाला दिन आ गया। शेखर नील ने बहुत ही खुशी से सुहाग रात के रूम को सजाने के लिए कहा था और शाइना का रूम तरह तरह के फूल और सेंटेड कैंडल से सजा हुआ था। वैसे तो अयान ने कुछ ज़्यादा करने के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा था, वो तो बस शाइना से कुछ बातें करना चाहता था। लेकिन सबके सोने के बाद रूपाली हाथ में कैंची लेकर उस रूम में आ गई और उसने सारे डेकोरेशन को इस तरह काट डाला जैसे कि वो कोई प्रोफेशनल बेरहम कसाई थी। रूपाली इतने पर ही नहीं रुकी, उसने तो अयान को ये धमकी तक दे डाली कि अगर अयान ने शाइना को कुछ करने की हिम्मत भी की तो वो अयान को स्ट्राइपर्स क्लब में ले जाकर नचवाएगी। अयान को उस रात से एक तरह का ट्रॉमा हो गया था। सुहाग रात के वक्त ही नहीं आगे रूपाली ने अयान को बहुत तंग किया था। वो अयान से इतनी नफरत करती थी कि उसने ये तक कह दिया था कि अगर उसे 2 खून माफ होंगे तो वो दोनों बार अयान का ही कत्ल करेगी। वो तो अयान की जान तब छूटी जब शादी के 1 महीने के बाद ही रूपाली पढ़ने के लिए लंदन चली गई। अयान ने अपने बाल बनाते हुए मन ही मन में कहा, कई दिनों से मैं कितना खुश था। मैं तो चाहता था कि वो अजीब लड़की कभी वापस ही ना आए, लेकिन अब जब वो चुड़ैल वापस आ ही रही है तो मुझे हर मुमकिन बुरी सिचुएशन के लिए तैयार होना होगा। कुछ देर के बाद अयान और शाइना टैक्सी से एयरपोर्ट पहुंचे। करीब आधे घंटे तक गेट पर इंतजार करने के बाद आखिरकार एक गोरे रंग की हाइट लड़की अपनी सूटकेस को खींचते हुए बाहर आई। उसने अपनी आंखों पर बड़े बड़े सनग्लासेस पहने हुए थे। वो अपनी लंबी लंबी हील्स में चलते हुए अयान और शाइना के पास आ गई। ये लड़की रूपाली गुप्ता थी। अब जबकि रूपाली शाइना की बेस्ट फ्रेंड थी तो ये बात जाहिर थी कि वो हर मामले में शाइना को अच्छे से मैच करती थी। अपने नाम की तरह रूपाली बहुत खूबसूरत थी। इस लड़की की पर्सनालिटी में एक अलग किस्म का ऑरा था। रूपाली ने अपनी सूटकेस को छोड़ दिया और दोनों हाथ बढ़ाते हुए शाइना के पास गई। शाइना ने भी एक प्यारी मुस्कान के साथ उसे गले लगा लिया। डार्लिंग, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। ये कहते हुए रूपाली ने इमोशनल होकर शाइना के गालों पर किस कर लिया। अयान को इस सब की आदत पहले से ही हो गई थी।
अयान को तो इस बात को सोचकर ही अजीब लगता था कि अगर रूपाली एक लड़का होती तो अब तक शाइना के लिए उसने अयान की जान ले ली होती। शाइना का चेहरा भी लाल हो रहा था। उसने कहा, मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया रूपाली। ये सुनकर रूपाली के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आ गई। उसने शाइना से कहा, क्या ऐसी बात है तो क्यों ना आज रात हम एक साथ सोए जैसे तुम्हारी शादी से पहले सोते थे। रूपाली की ये बात सुनकर शाइना का मुंह बन गया। उसने कहा, रूपाली थोड़ी सीरियस हो जाओ, जब हमारी उम्र क्या है। शाइना एक बहुत ही डिसेंट लड़की थी, उसे ऐसी बातें सुनकर बहुत ही जल्दी शर्मा जाती थी। मगर रूपाली वो तो शाइना से बहुत मुख्तलिफ थी। उसने शाइना को चिढ़ाते हुए कहा, क्या मैं सीरियस नहीं लग रही? 3 साल से तुम हर रोज अपने हस्बैंड के साथ सोती हो, एक रात से क्या हो जाएगा। जैसा कि रूपाली चाहती थी, शाइना ऑकवर्ड फील करने लगी और उसने रूपाली को डांट लगाते हुए कहा, अब अगर तुम चुप नहीं हुई तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। शाइना ने नाराज होने का दिखावा करते हुए कहा। अगले ही पल शाइना की नज़र अयान पर पड़ी, जो चुपचाप सब कुछ सुन रहा था, और शाइना का चेहरा पहले से भी ज्यादा लाल हो गया। रूपाली एक बहुत ही बोल्ड मिजाज की लड़की थी, जिसे किसी के सुनने ना सुनने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। रूपाली ने फिर शाइना से कहा, ठीक है बाबा, मैं कुछ नहीं कह रही। वैसे मैंने सुना है कि अब तुम स्प्रिंग कॉर्पोरेशन के कंस्ट्रक्शन की प्रोजेक्ट हेड बन गई हो। कॉन्ग्रेचुलेशंस। मैं कुछ दिनों के लिए बाहर क्या चली गई, मेरी बेस्ट फ्रेंड तो बहुत सक्सेसफुल बन गई है। ये सुनकर शाइना ने मुस्कुराते हुए रूपाली से कहा, अरे इस सब में मैंने कुछ नहीं किया, वो तो अयान ने मेरी मदद की इस वजह से। शाइना की बात सुनकर अयान के चेहरे पर एक स्माइल आ गई, मगर उस बेचारे को क्या पता था कि ये स्माइल एक पल की मेहमान थी। शाइना की बात सुनकर रूपाली ने उसका मजाक उड़ाते हुए हंसकर कहा, अयान ने मदद की। शाइना अब मेरे साथ मजाक तो मत करो, बात स्प्रिंग कॉर्पोरेशन की है, बैंक के में चेक जमा करने की नहीं। ये सुनते ही अयान के चेहरे पर आई स्माइल गायब हो गई। नहीं छोड़ेगी। रूपाली की बात सुनकर शाइना ने अयान को अपने करीब खींचते हुए कहा, अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है तो अयान से ही पूछ लो। अयान ने नॉर्मल होने का प्रिटेंड करते हुए मन ही मन में कहा, ओफ, अब मुझे इस सब की आदत कर लेनी चाहिए। वे चुड़ैल मुझे बातें सुनाने का एक भी मौका। इससे पहले कि अयान इस टॉपिक पर कुछ कह पाता, रूपाली ने एग्जैजरेट करते हुए कहा, ओ तो ये अयान है, अगर तुम मुझे ये नहीं बताती तो मैं तो इसे तुम्हारा ड्राइवर समझ रही थी। ये सुनकर अयान की तो बोलती ही बंद हो गई। ऐसी बात नहीं थी कि रूपाली ने अयान को नहीं पहचाना था, मगर वो जानबूझकर ऐसी बातें कर रही थी। शाइना से ये बात छिपी नहीं थी कि रूपाली और अयान का 36 का आंकड़ा था, और अगर रूपाली ऐसे ही बातें करती रही तो अयान उसके साथ झगड़ा ही पड़ता। इसलिए शाइना ने मैटर को कंट्रोल करने की कोशिश करते हुए रूपाली से कहा, रूपाली तुम्हें जरूर भूख लगी होगी, क्यों ना हम पहले किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में जाकर खाना खा ले। खाने का नाम सुनकर रूपाली की आंखें चमकने लगी। उसने शाइना से कहा, हाँ यार, तुम ही हो जिसे मेरी सबसे ज्यादा फिक्र है। तुम्हें क्या बताऊं, बाहर का खाना खाने के बाद मेरी क्या हालत हो गई थी। इंडिया वापस आने के पीछे सबसे बड़ी वजह तो बस यहाँ का लजीज खाना ही है। चलो जल्दी से कुछ मसालेदार खाते हैं। अपनी बात कहते हुए रूपाली ने एकदम से पीछे मुड़ कर देखा और अयान को हुक्म देने के अंदाज में बोली, ओए तुम अभी वहां खड़े क्या कर रहे हो, यहाँ आओ और हाँ मेरा सामान लेकर आना। क्या तुम चाहते हो कि शाइना उतना भारी सूटकेस उठाए? अयान ने एक अजीब सी स्माइल के साथ हाँ में अपना सर हिला दिया और सूटकेस लेकर दोनों लड़कियों के पीछे पीछे चलने लगा। अयान को अपने पीछे आते हुए देखकर रूपाली ने जानबूझकर तेज चलना शुरू किया। जब फाइनली अयान थोड़ा पीछे रह गया था तो रूपाली ने शाइना से धीमी आवाज में सवाल करते हुए कहा, शाइना क्या तुम दोनों के बीच वो हो गया? शाइना अच्छे से समझ गई थी कि रूपाली क्या पूछना चाहती थी, मगर उसने अनजान बनते हुए कहा, वो क्या? रूपाली ने रेस्टलेस होकर शाइना से कहा, वो जो 3 सालों के कम से कम 300 बार तो हो ही जाना चाहिए। रूपाली की इतनी डायरेक्ट बातें सुनकर शाइना शर्मा गई और उसने रूपाली से जवाब में कुछ भी नहीं कहा। रूपाली अपनी बेस्ट फ्रेंड को बहुत अच्छे से जानती थी, इसलिए शाइना के एक्सप्रेशंस को देखकर रूपाली समझ गई और उसने हैरान लगते हुए कहा, क्या अब तक नहीं हुआ? मतलब तुमने अभी तक? रूपाली ने अपनी बात को पूरा नहीं किया और बीच में ही छोड़ दिया। शाइना को अब इतनी शर्म आ रही थी कि उसका चेहरा लाल हो गया था। उसने बहाना बनाते हुए रूपाली से कहा, वो उसके लिए मैं अभी तक तैयार नहीं हूँ। शाइना की बातें कही और चल सकती थी, मगर वो रूपाली को बेवकूफ़ नहीं बना सकती थी। रूपाली ने शाइना से कहा, शाइना मेरी जान ऐसा कैसे हो सकता है, और वैसे भी उसमें तैयार होने के लिए है ही क्या? मैंने ऐसा पहला कपल देखा है जो शादी के 3 साल बाद भी कुछ नहीं कर रहा। शाइना सच सच बताओ, क्या अयान के साथ कोई प्रॉब्लम है? अपना आखिरी सवाल पूछते हुए रूपाली भर सीरियस हो गई, मगर शाइना ने बिना एक पल गवाए तुरंत कहा, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अयान में कोई प्रॉब्लम कैसे हो सकता था? आज सुबह ही उसकी एक छोटी सी हरकत ने शाइना की धड़कनें तेज कर दी थी। अयान के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं थी। एक जवाब मिलने के बाद रूपाली का दूसरा सवाल तैयार था। उसने शाइना से पूछा, तो क्या तुम उसे पसंद नहीं करती?
उस तरह से रोमांटिकली, क्योंकि अगर ऐसा है तो तुम इतने सालों तक रुकते ही नहीं। अब शाइना चलते चलते रुक गई और उसने रूपाली से कहा, अगर आप किसी को पसंद करते हो तो क्या वो करना जरूरी है? भले ही शाइना ने कोई जवाब नहीं दिया था, लेकिन इस सवाल से उसका मतलब साफ था, वो अयान को नापसंद नहीं करती थी। रूपाली ने भी शाइना को डायरेक्टली कहा, अच्छा पजी, तो अगर उसे पसंद करती हो और वो तुम्हारा हस्बैंड भी है तो वो अब तक क्यों नहीं हुआ? ये सुनते ही शाइना ने अपने होंठ आपस में दबा लिए और खामोश हो गई। इस बारे में सोचते हुए शाइना ने मन ही मन में कहा, मैं उसे पसंद करती हूँ, अयान को पसंद ना करना मुश्किल है। जितनी वो मेरी केयर करता है, मेरा ख्याल रखता है, ऑफकोर्स मैं उसे पसंद करती हूँ, और जबकि उसे मेरी इतनी फिक्र है तो मतलब अयान भी मुझे पसंद करता है। लेकिन अगर ऐसी बात है तो वो कुछ कर क्यों नहीं सकता? मैंने उस दिन कोशिश तो की थी, लेकिन फिर भी अयान को कुछ समझ में ही नहीं आया। अब मैं क्या करूँ? क्या जाकर उसके बेड पर चढ़ जाऊँ? एक मिनट, क्या अयान को मैं खूबसूरत नहीं लगती? मैं अट्रैक्टिव नहीं हूँ क्या? अरे यार, अब मैं क्या करूँ? एक के बाद एक शाइना के दिमाग में कई सारे ख्याल और सवाल आ रहे थे, लेकिन शाइना के पारा उनमें से किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं था। शाइना जितना इस बारे में सोच रही थी उतनी शर्मा रही थी, लेकिन फिर उसने अपना मन पक्का कर लिया। शाइना ने ठान लिया कि आज घर जाने के बाद वो इस मैटर को सॉल्व करके ही दम लेगी। रूपाली का इस सब की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं था कि शाइना अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी। उसने अपनी बातों को आगे बढ़ाते हुए कहा, शाइना, अब जब तुम उस अयान को पसंद नहीं करती हो तो तुम्हें उसे जितना जल्दी ही सके उतना जल्दी छोड़ देना चाहिए। मैं तुम्हें कुछ अच्छे और खानदानी लड़कों से मिलाती हूँ, उनमें से कुछ लड़कों ने अपनी नई कंपनी शुरू की है तो कुछ अपना फैमिली बिजनेस चला रहे हैं। मैं तुम्हें दावे के साथ बता सकती हूँ कि उनमें से हर कोई उस अयान से 100 गुना बेहतर है। रूपाली की कंटिन्यूअस बकबक सुनने के बाद शाइना अपने ख्यालों से बाहर आ गई। जब उसे रूपाली की बातें समझ में आई तो शाइना का मुंह बन गया। अब शाइना का सब खत्म हो गया और उसने रूपाली के मुंह पर अपना हाथ रखते हुए कहा, रूपाली जरा चुप करो और मेरी बात सुनो। ये तुम क्या बकवास कर रही हो? मैं अयान को नहीं छोड़ने वाली, एटलीस्ट तब तक नहीं जब तक वो मुझे नहीं छोड़ देता। और समझ गई। शाइना ने अपनी ये बात बहुत ही सीरियस अंदाज में कही थी। ये कहकर शाइना आगे बढ़ने लगी, मगर रूपाली इतने जल्दी हार कहाँ मानने वाली थी। उसने शाइना को अप्रोच किया और अपनी बेस्ट फ्रेंड से सवाल करते हुए बोली, शाइना, उस अयान में ऐसा क्या है कि तुम उसे नहीं छोड़ना चाहती? इस पॉइंट पर रूपाली गुस्सा लगने लगी। वो समझ नहीं पा रही थी, स्टेटस हो या एजुकेशन, फैमिली बैकग्राउंड हो या सोशल इमेज, अयान कहीं पर भी शाइना की बराबरी नहीं कर सकता था, तो शाइना उसे इतना क्यों चाहती थी? रूपाली का सवाल सुनने के बाद एकदम से शाइना की आंखों में चमक आ गई। उसने अयान के बारे में सोचते हुए रूपाली से कहा, अयान में कई सारी कमियां होगी, सबकी नज़रों में अयान मेरे साथ खड़े रहने के लायक नहीं है, लेकिन मेरे लिए तो इस दुनिया में सबसे कमाल का लड़का है, और अगर डिजर्व करने की बात है तो मैं ही अयान को डिजर्व नहीं करती। क्या अयान ने सब कुछ सुन लिया था? एपिसोड 20, शाइना। जैसे ही शाइना ने अयान की आवाज़ सुनी वी दंग रह गई। उन दोनों को लगा कि अयान ने उन दोनों की बातें सुन ली। शाइना और रूपाली को खामोश देखकर अयान ने उन दोनों से कहा, वो आप दोनों आगे कहाँ जा रही है? टैक्सी स्टैंड इस तरफ है। अयान की बात सुनकर दोनों लड़कियों की जान में आ गई। थोड़ी ही देर में वो तीनों एक टैक्सी में बैठकर एयरपोर्ट से निकल गए। रूपाली ने हिचकिचाहट के साथ सवाल करते हुए कहा, शाइना, क्या तुम्हारे पास का नहीं है? शाइना ने रुमल की तरफ देखकर ना में अपना सर हिला दिया और बोली, तुम जानती तो हो कि मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। रूपाली को याद आया कि शाइना ने कभी भी ड्राइविंग सीखी ही नहीं थी। इस वक्त रूपाली और शाइना टैक्सी की पीछे वाली सीट पर बैठे थे और अयान आगे वाली पैसेंजर सीट पर। रूपाली ने अयान के कंधे को छूकर उससे सवाल करते हुए कहा, अयान, तुम्हारा क्या तुम्हारे पास भी कोई का नहीं है? अयान कुछ कह पाता इससे पहले शाइना ने कोई बहाना बनाने की कोशिश की। उसने कहा, अयान, वो। जब अयान ने देखा कि शाइना कुछ कह नहीं पा रही थी तो उसने पीछे मुड़कर ऑनेस्टली जवाब दिया, नहीं, मैं कार अफोर्ड नहीं कर सकता। अयान का जवाब सुनकर रूपाली नाराज हो गई। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अब आगे उसे क्या कहना चाहिए। उसकी बेस्ट फ्रेंड के पास एक का भी नहीं थी। रूपाली की नाराजी शाइना से छिपी नहीं थी। ये बात मेरे ध्यान में कभी नहीं आई। हाँ, जैसे ही स्प्रिंग कॉर्पोरेशन से मुझे पहला चेक मिलेगा मैं अयान के लिए एक अच्छी से कार खरीद लूंगी। मैं नहीं चाहती कि इतनी छोटी सी बात के लिए उसे लोगों के सामने नजरें झुकानी पड़े, शाइना ने मन ही मन में कहा। रूपाली के साथ बात करते हुए वो लोग कब रेस्टोरेंट पहुंच गए शाइना को पता ही नहीं चला। वो तीनों इस वक्त शिमला के सबसे फेमस रेस्टोरेंट प्राइड में थे। ये रेस्टोरेंट टिपिकल इंडियन खाने के लिए बहुत फेमस था। उस जगह को देखकर रूपाली एक्साइटेड हो गई और शाइना के साथ अयान ने भी उसे फॉलो किया। प्राइड रेस्टोरेंट की हर चीज़ इंडिया की रिच हिस्ट्री को डिफाइन कर रही थी। शाइना ने वहाँ के मैनेजर से पोलाइट अंदाज में पूछा, एक्सक्यूज़ मी, क्या यहाँ कोई प्राइवेट रूम अवेलेबल है? हम 3 लोग हैं, वैसे हमें टेबल भी चलेगा।
शाइना को ग्रीट करते हुए उस मैनेजर ने कहा, गुड आफ्टरनून मैडम, माफ़ कीजिएगा लेकिन फ़िलहाल हमारे पास ना ही कोई प्राइवेट रूम है और ना ही कोई टेबल अवेलेबल है। शाइना ये सुनकर डिसअपॉइंटेड हो गई, मगर रूपाली ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा, कोई बात नहीं, फिर कभी आ जाएंगे, अभी कहीं और चले जाते हैं। वो तीनों वहां से जाने ही वाले थे कि तभी उनके सामने से 3 लड़के गुजरे। उन तीनों लड़कों ने ब्रांडेड आउटफिट्स पहने हुए थे और उनमें से बहुत ही ट्रेंडी वाइब आ रही थी। एकदम से रूपाली की नज़र उनमें से किसी लड़के पर पड़ी और रूपाली ने उस लड़के को पुकारते हुए कहा, प्रेम। रूपाली को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो प्रेम नामी लड़के को जानती थी। अपना नाम सुनकर वो टॉल और हैंडसम लड़का मूड गया और इस तरह रूपाली की तरफ देखने लगा जैसे कि वो बहुत सरप्राइज हो गया था। उसने रूपाली से पूछा, रूपाली तुम वापस कब लौटी? इस सवाल के जवाब में रूपाली ने आपस में दूरी बनाते हुए कहा, बस अभी अभी। रूपाली की बात सुनकर प्रेम ने बहुत ही फ्रेंडली अंदाज में उससे पूछा, अरे तो मुझे कॉल क्यों नहीं किया, मैं तुम्हें लेने आ जाता। अपनी बात कहने के बाद प्रेम ने शाइना और अयान की तरफ देखा। ऑर्डिनरी से दिखने वाले अयान को प्रेम ने पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन प्रेम की नज़रें शाइना पर रुक गई। सामने खड़ी इस खूबसूरत लड़की को देखते ही प्रेम की आंखें चमकने लगी। फिर उसने रूपाली से सवाल करते हुए कहा, क्या तुम भी यहाँ लंच पर आई हो? रूपाली ने जवाब में हामी भर दी और बोली, हो, लेकिन यहाँ पर कोई रूम या टेबल अवेलेबल नहीं है। प्रेम ने जब ये बात सुनी तो वो खुश लगने लगा। उसने रूपाली और उसके दोस्तों को अपने साथ इनवाइट करते हुए कहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने एक बहुत बड़ा प्राइवेट रूम बुक किया हुआ है और हम बस कुछ ही दोस्त हैं, अगर तुम चाहो तो हमें ज्वाइन कर सकती हो। प्रेम ने अपनी ये बात हंसकर कैजुअली कही थी। शाइना ने जैसे ही ये बात सुनी वो मना करने वाली थी, मगर रूपाली ने ऑलरेडी हामी भर दी। क्यों नहीं, हम जरूर ज्वाइन करेंगे। ये सुनते ही शाइना ने परेशान लगते हुए अयान की तरफ देखा। अयान समझ गया कि शाइना उसका ओपिनियन पूछ रही थी। वो शाइना का मूड खराब नहीं करना चाहता था, इसीलिए अयान ने हो में सर हिलाकर शाइना को अपना ओपिनियन दे दिया। इसके बाद रूपाली, शाइना और अयान के साथ प्रेम के दोस्त उनके प्राइवेट रूम में चले गए। अंदर जाते हुए प्रेम ने रूपाली से सवाल करते हुए कहा, रूपाली ये दोनों तुम्हारे दोस्त है क्या हमें इंट्रोड्यूस नहीं कराओगी? रूपाली ने फिर अयान और शाइना की तरफ देखकर मुस्कराते हुए कहा, ये शाइना नील है, मेरी बेस्ट फ्रेंड। रूपाली ने बस शाइना के बारे में बताया और अयान को जानबूझकर मेंशन नहीं किया। अयान को इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि उसके दिमाग में तो कुछ और ही ख्याल चल रहे थे। अयान ने रूपाली की तरफ देखते हुए मन ही मन में कहा, रूपाली थोड़ी मच्योर तो हो जाओ, PhD कर ली, लंदन घूम लिया, लेकिन अभी भी ये बचकानी हरकतें वैसी की देसी है। रूपाली सोच रही है कि कुछ अमीर लड़कों से मिलाकर वो मुझे नीचा दिखा सकती है, लेकिन इस सब से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जहां एक तरफ अयान का ध्यान रूपाली के बचपने पर था, प्रेम की नज़रें शाइना के खूबसूरत चेहरे से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। शिमला शहर में जिस शाइना नील की बातें करते लोग थक नहीं रहे थे, वो लड़की इस वक्त प्रेम के सामने थी। जैसी कि अफवाहें थी, शाइना सच में ब्यूटी विद ब्रेन इस कहावत का चलता फिरता एग्जाम्पल थी। अब प्रेम से रहा नहीं गया और उसने कहा, हेलो मिस शाइना, मैं प्रेम अरोड़ा में एम ग्रुप्स का CEO हूँ, ये प्राइड रेस्टोरेंट भी हमारे ही प्रोजेक्ट्स में से एक है। शाइना ने जवाब में बस पोलाइट अंदाज में हेलो कह दिया। प्रेम अरोड़ा भी एक बहुत ही अमीर खानदान का इकलौता वारिस था। उसने अपने बाकी 2 दोस्तों को इंट्रोड्यूस करते हुए कहा, ये राज बेदी है, मेरा बेस्ट फ्रेंड, और हाँ, राज हमारे शिमला के मेयर का बेटा है, और ये मेरा दोस्त पारस अग्रवाल। आप सब ने ज्वेलरी ब्रांड के बारे में सुना होगा, जिन्होंने अभी अभी शिमला में अपने 3 स्टोर्स ओपन किए हैं, वो तीनों स्टोर्स पारस के ही है। जैसा कि रूपाली, रानाया और अयान ने एक्सपेक्ट किया था, ये तीनों बहुत ही जबरदस्त बैकग्राउंड से आए हुए थे। शाइना ने सभी से मुस्कुराकर जान पहचान कर ली। प्रेम ने बाद में अयान की तरफ देखा। अयान को घूरते हुए प्रेम ने मन ही मन में कहा, पहले लॉबी में जब मैंने इस लड़के को देखा तो मुझे लगा कि ये जरूर शाइना का ड्राइवर या बॉडीगार्ड होगा, मगर शाइना तो जाकर उसके पास बैठ गई। पता नहीं ये लड़का कौन है? हो, पता करता हूँ। कुछ सोचने के बाद प्रेम ने सवाल करते हुए कहा, ये भैया कौन है? वैसे तो अमीर लोग आसानी से किसी से रिश्ता नहीं बनाते थे, लेकिन प्रेम ने क्यूट लगने के लिए अयान से जान पहचान बनाने का मन बना लिया। अयान ने जवाब में बिना किसी डिटेल इंट्रोडक्शन के कहा, मैं अयान। वैसे तो अयान की बात सुनकर प्रेम के एक्सप्रेशंस में कोई बदलाव नहीं आया, मगर मन ही मन में वो अपने सामने बैठे इस मिडिल क्लास लड़के का मजाक उड़ा रहा था। प्रेम ने मन ही मन में कहा, ओ तो ये है अयान, इसके भी चर्चे कुछ कम नहीं है। नील परिवार के निकम्मे घर जमाई के बारे में कौन नहीं जानता। अच्छा है, इससे भी मुलाकात हो गई। प्रेम ने फिर अपने बाकी दोस्तों की तरफ देखा। वो भी समझ गए कि अयान कौन था, मगर फिर भी पारस अग्रवाल ने अयान से सवाल करते हुए कहा, अयान, क्या तुम मिस शाइना के हस्बैंड हो? अयान ने जवाब में बस हाँ में अपना सर हिला दिया। इस बात पर रिएक्ट करते हुए राज बेदी ने क्यूरियस होकर कहा, अयान भैया, मैंने सुना है कि आप किसी बैंक में काम करते हैं। वो तीनों मिलकर अयान की खिल्ली उड़ाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके सवाल सुनने के बाद भी अयान इस तरह पेश आ रहा था मानो कोई उसे नॉर्मल एड्रेस पूछ रहा था।
अयान ने एक बार फिर से हाँ में सर हिलाते हुए कहा, हाँ मैं बैंक में जॉब करता हूँ, वैसे आप क्यों पूछ रहे हैं? अयान का ये सवाल सुनने के बाद राज ने कहा, कुछ खास नहीं, मैं तो बस ये जानना चाहता था कि आपको महीने की कितनी सैलरी मिलती है। अब हद हो गई थी, इस तरह किसी अजनबी से पहली ही मुलाकात में इतना पर्सनल सवाल करना बहुत गलत बात थी। लेकिन ये तीनों लड़के हंसते हंसते अयान की बहुत ही भोले बनकर बेइज्जती कर रहे थे, लेकिन अयान को इस सबसे कोई लेना देना नहीं था। उसने ईमानदारी से जवाब देते हुए कहा, 15,000 मिल जाते हैं, अगर कभी कभी बोनस भी ऐड हो जाता है तो 20,000 भी मिलते हैं। ये सुनते ही वो लड़के आपस में देखकर हंसने लगे। अग्रवाल ने अयान से कहा, अच्छी सैलरी है, मतलब मेरे स्टोर में काम करने वाले अकाउंटेंट से आधी ही है, लेकिन फिर भी आजकल के ज़माने में तो इतना भी बहुत है। अग्रवाल की इस बात को सुनकर अयान ने तो केयरलेस अंदाज में हामी भर दी, लेकिन शाइना का सबर अब जवाब दे रहा था। कोई अयान का मजाक उड़ाए, उसे नीचा दिखाने की कोशिश करे, ये बात शाइना की बर्दाश्त से बाहर थी। शाइना ने चिल्लाकर कहा, माइंड योर लैंग्वेज, अयान कितना भी कमाए तुम लोगों को क्या करना, चलो निकलो यहाँ से। आगे क्या होने वाला था? क्या शाइना सबसे झगड़ा करेगी? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड।